अच्छा जी। तो एनएमआर स्टार्ट करते हैं। एनएमआर स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। आपने एमआरआई सुना होगा, ठीक है। एमआरआई मशीन होती है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक इमेजिंग करती है वो बेसिकली, ठीक है। दिमाग की तस्वीरें लेती है और डॉक्टर्स उसको स्टडी करते हैं। वो बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे चल रही होती है, लेकिन वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस नहीं होती, ठीक है। यानी वो ग्राफ में अपने पास कोई उसका ग्राफ नहीं बनता उसके पास, आपके पास इमेजिंग है तो उससे इमेजिंग आती है। उसके भी नाम में पहले एनएमआरआई उसको बोलते होते थे, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एनएमआरआई, ठीक है। लेकिन वो फिर न्यूक्लियर थोड़ा सा खतरनाक लफ्ज़ था उस टाइम में, तो न्यूक्लियर वाला लफ्ज़ बाहर निकाल दिया, उसका मतलब कुछ थोड़ा खतरनाक होता था पुराने जमाने में, ठीक है। अब इसमें हमने जो टाइप्स पढ़नी है वो हमारे पास एक है प्रोटॉन एनएमआर। प्रोटॉन एनएमआर जिसको हम बोलते हैं H1 एनएमआर, यानी जो आपके पास हाइड्रोजन है H11 वाला, उसका एनएमआर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें आपने पढ़नी है प्रोटॉन एनएमआर की सेकंड टाइप है जिसको हम बोलते हैं हाई रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन प्रोटॉन एनएमआर, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर ग्राफ आपको बना के देती है। और थर्ड आपने पढ़नी है इसमें कार्बन 13 एनएमआर, ठीक है। तो ये तीन चार एक NMR, तीन एक एनएमआर हैं जो हमने स्टडी करने हैं। हाइड्रोजन एनएमआर आप हाइड्रोजन को देखते हैं और कार्बन 13 एनएमआर में आप कार्बन को देखते हैं। अभी के लिए इतनी बात काफी है, ठीक है। अब एनएमआर काम किस तरह करता है तो उसका थोड़ा थियोरेटिकल बैकग्राउंड देखते हैं। तो थियोरेटिकल बैकग्राउंड जरा देखते हैं। अच्छा, मुझे एक बात जरा बताना, 2 मिनट में रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। अच्छा, तो थियोरेटिकल बैकग्राउंड में है ना, तो इसके लिए थोड़ी सी आपने अब दिमाग खोल के बैठना है। आपसे ये कभी वो पूछेगा नहीं कि थियोरेटिकल बैकग्राउंड लिख के दिखाओ या बताओ एनएमआर काम किस तरह करता है, लेकिन पता होना चाहिए। जब पता होगा ना तो सवाल ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा, उसकी वर्किंग ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी कि किस तरीके से क्या काम हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम अपने पास एक मैग्नेट ले लें जिसमें एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, इसको मैं थोड़ा ऐसे इरेगुलर अरेंजमेंट में लेके जाता हूँ अभी। इस तरह का आपके पास मैग्नेट पड़ा हुआ है जो कि नॉर्थ एंड साउथ पोल है उसमें आपके पास, ठीक है, फर्स्ट केस। अब ये मैग्नेट तब तक मूव नहीं करेगा, ये अपने आप को अरेंज नहीं करेगा जब तक आप इस पे कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते, ठीक है। बाहर से जब तक कोई फोर्स इस पे अप्लाई नहीं हो रही, बाहर से जब तक कोई आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तब तक ये मैग्नेट इसी पोजीशन में रहेगा, इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, हर मैग्नेट का आपको पता है एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। अगर मैं बाहर से क्या करता हूँ, मैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देता हूँ, तो नेचुरली एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देता हूँ जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह जा रही है, तो नेचुरली इस जो आपके पास मैग्नेट है इसने अपने आप को ऐसे अरेंज करना है जो कि सबसे स्टेबल या मोस्ट स्टेबल पॉसिबल अरेंजमेंट होगी। ऐसे ही है ना, आपके पास जितने आयन्स होते हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वो उनका नेचुरल काम है, ठीक है। जो आपके पास कुछ मेटल जिस तरह है जो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, उनका नेचुरल बिहेवियर है मेटल्स का। इसी तरह एक मैग्नेट का नेचुरल बिहेवियर है कि उसने जब उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो वो नेचुरली अपने आप को एक अरेंजमेंट में लेके आएगा जो कि अलाइन होगी, जिसमें वो क्या करेगा, अपनी मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन कर देगा विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमारे पास बीच में एक स्मॉल बार मैग्नेट पड़ा हुआ है, स्मॉल बार मैग्नेट है। और बाहर से हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने एक बड़ा मैग्नेट इस्तेमाल कर लिया, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो आपके पास एक जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की है, एक तो ये स्ट्रॉन्ग अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे, तो ये बार मैग्नेट अपने आप को क्या करेगा, अलाइन करेगा अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अभी अपने आप को किस तरह अलाइन करता है, तो आपको पता होगा, आपने जिन जिन जिस जिस बच्चे ने फिजिक्स पढ़ी है कि नॉर्थ पोल जो आपका है बार मैग्नेट का, साउथ पोल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो नेचुरल अरेंजमेंट है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो जो बीच में टाइनी मैग्नेट पड़ा हुआ है आपका, वो क्या करेगा, अपने आप को अरेंज करेगा कुछ इस तरह। ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, और जो अब हमारा बार मैग्नेट था दरमियान में पड़ा हुआ, उसका साउथ विल बी फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्थ विल बी फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है नॉर्थ से साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ एंड नॉर्थ से साउथ, देखो उसने अपने आप को बिल्कुल सही तरीके से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंगली अरेंज कर दी। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इसकी पैरेलल अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है। इस अरेंजमेंट का नाम है, इसको बोला जाता है पैरेलल अरेंजमेंट। अब पैरेलल अरेंजमेंट के बारे में आपको कुछ दो तीन बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। कि पैरेलल अरेंजमेंट क्योंकि नेचुरली वो इस स्टेट में गया पैरेलल अरेंजमेंट में, तो इसका मतलब है ये लोएस्ट एनर्जी स्टेट है जो बार मैग्नेट अपने लिए अचीव कर सकते हैं, लोएस्ट एनर्जी स्टेट है जो बार मैग्नेट अचीव कर सकेगा, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं कि ये मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट है, मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट। 2 मिनट देना यार, ये नेट पे मस्ती कर, ठीक है। लोएस्ट एनर्जी स्टेट या फिर मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट है हमारी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अपनी पैरेलल अरेंजमेंट। अब अगर हम चाहते हैं कि बार मैग्नेट फ्लिप होके इससे ऑपोजिट स्टेट में चला जाए, यानी नॉर्थ नॉर्थ को फेस करे और साउथ साउथ को फेस करे, विच इज नॉट नेचुरल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि आपके पास फ्लिप हो जाए और आपके पास एक थर्ड स्टेट बने जिसमें आपके पास नॉर्थ नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है और साउथ साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो फिर आपके पास ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनके अकॉर्डिंगली, अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग आपका बार मैग्नेट ने अपने आप को अरेंज नहीं किया हुआ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक एंटी पैरेलल स्टेट, ठीक है। एक पैरेलल अरेंजमेंट है जो नेचुरल लोएस्ट एनर्जी स्टेट है, मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट है। इसी के बरक्स या इसी का ऑपोजिट इज दिस अरेंजमेंट जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में अलाइन नहीं हो रही,
ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ आपका बार मैग्नेट अलाइन नहीं हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, अपनी एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक है, इसको एंटी पैरेलल अरेंजमेंट बोलते हैं, और ये बहुत ज्यादा हाई एनर्जी स्टेट है, हाई एनर्जी स्टेट, या अनस्टेबल, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये अनस्टेबल अरेंजमेंट है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि आपका बार मैग्नेट पैरेलल से एंटी पैरेलल वाली स्टेट में जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से फोर्स देनी पड़ेगी। ठीक है, कोई एनर्जी देनी पड़ेगी उसको, कि बार मैग्नेट वो एनर्जी एब्जॉर्ब करे और फिर वो पैरेलल या स्टेबल एनर्जी, स्टेबल अरेंजमेंट से किस में चले जाए, अनस्टेबल अरेंजमेंट में चले जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा ग्राफ बना सकते हैं कि यार अगर आप चाहते हैं कि बार मैग्नेट, इधर एनर्जी प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, और इधर अरेंजमेंट देख लेते हैं। अगर आप चाहते हैं बार मैग्नेट लोअर एनर्जी स्टेट यानी पैरेलल एनर्जी स्टेट से किस में चला जाए, एंटी पैरेलल स्टेट में चले जाए, एंटी पैरेलल स्टेट में चले जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर इन दोनों के बीच में क्या है, एक एनर्जी डिफरेंस है। ठीक है, इस एनर्जी को हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल स्टेट में इस एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो उसको एनर्जी मिले और फिर वो एंटी पैरेलल स्टेट में चले जाए यानी फ्लिप हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी नीडेड, एनर्जी नीडेड, या एनर्जी इज प्रोवाइडेड। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि अगर आप चाहते हैं कि वो पैरेलल स्टेट से किस में चले जाए, एंटी पैरेलल में चले जाए, क्योंकि दोनों स्टेट्स के बीच में एक लार्ज एनर्जी डिफरेंस है। ठीक है ना, यदि बात किसका मसला तो नहीं है। नहीं सर, सर पहला बार दिखाते हैं दोबारा स्टेप। ये पैरेलल अरेंजमेंट है जिसमें नॉर्थ साउथ अपने आपस में अलाइन हुए हैं, नेचुरली इसी तरह होते हैं। और ये एंटी पैरेलल अरेंजमेंट है जिसमें ऑपोजिट आपके पास अब हो गया काम, फ्लिप हो गया आपका बार मैग्नेट, हाई एनर्जी स्टेट में चला गया। राइट। अच्छा, इसी तरह इसमें एक और बात भी समझने वाली है कि अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल में आपके पास एनर्जी डिफरेंस कम है, तो वो तो ठीक है कि एनर्जी जो आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है वो कम होती है, लेकिन ये एनर्जी डिफरेंस कम कब होगा, पैरेलल और एंटी पैरेलल में। ये डिपेंड करता है आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे। अगर स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो पैरेलल एंटी पैरेलल में आपके पास ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा, और अगर आपके पास कम एनर्जी डिफरेंस है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर। ठीक है, तो आप अपने पास लिखें, इसी के साथ एक नोट अगर लिखना चाहते हो तो वैसे ये नोट्स में भेजूंगा, बैकग्राउंड ये है सिर्फ, तो ये वाली बातें लिखने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ समझने की जरूरत है। तो हम लिखते हैं जी कि इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड is stronger, then more energy is needed to go from parallel to anti-parallel, from parallel to anti-parallel arrangement। ठीक है, यानी फ्रॉम लो एनर्जी टू हायर एनर्जी। अब इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए ना हम अपने पास कोई ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं कि यार अगर फॉर एग्जांपल आपने ढेर सारी एनर्जी दी, उसमें से एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो एब्जॉर्ब हो जाएगी, बाकी सारी ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं रेडियो वेव्स अगर भेजता हूँ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजता हूँ, उसमें से कोई एक सर्टन पोर्शन या कोई सर्टन वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती है, बाकी ट्रांसमिट हो जाती है, तो मेरे पास एक ग्राफ क्रिएट होना शुरू हो जाएगा कि भाई इस वेवलेंथ की जो लाइट थी वो इस टाइम पे एब्जॉर्ब हुई, बाकी सारी ट्रांसमिट हो। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम कोई फिर आगे बात सोच सकते हैं। एक और बात जो आपके समझने वाली है कि अगर इस एनर्जी को मैं यहां से क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, इफ रिमूव्ड, तो बार मैग्नेट ने क्या करना है, नेचुरली अगेन उसने एंटी पैरेलल से वापस किस अरेंजमेंट में चले जाना है, पैरेलल अरेंजमेंट में दोबारा से चले जाना है। बट पैरेलल से एंटी पैरेलल आपको क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। अगर आप वो एनर्जी रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द सिस्टम, तो आपका बार मैग्नेट क्या करेगा, वो पैरेलल एंटी पैरेलल पोजीशन से जो कि हाई एनर्जी स्टेट है उससे वापस किस में चले जाएगा, पैरेलल अरेंजमेंट में, और जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने क्या कर देनी है, दोबारा से रिलीज कर देनी है। ठीक है, तो अगर हम ये वाली बात भी अपने पास से लिख लेता हूँ मैं कि इफ वी रिमूव the magnet, it will, sorry, if we remove the magnetic, sorry, if we remove the energy, then the magnet will go back to its lower energy state, lower energy state जो कि उसकी कौन सी वाली अरेंजमेंट है, पैरेलल अरेंजमेंट, दैट इज पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे फ्लिपिंग हो सकती है कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो मैग्नेट के तौर पे बिहेव करती है, मैं इसको जरा एटम्स की तरफ ले गया, तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो उसको अगर आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दें तो वो एक पैरेलल अरेंजमेंट में चली जाती है, लो एनर्जी अरेंजमेंट में। लेकिन आप अगर उसको एनर्जी प्रोवाइड करें तो वो अपनी जो लोएस्ट एनर्जी अरेंजमेंट है उसमें एनर्जी डाल के वो किस में चली जाती है, हाई एनर्जी स्टेट में चली जाती है, यानी वो एंटी पैरेलल अरेंजमेंट में चली जाती है। ठीक है, अब जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी तो इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम जो एनर्जीज एब्जॉर्ब हो रही है उससे एक ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम अब जरा एटम्स की तरफ आते हैं, तो आपके पास कुछ ऐसे न्यूक्लियाइज हैं, कुछ ऐसे न्यूक्लियाई भी हैं जो क्या करते हैं, जो एज टाइनी मैग्नेट्स बिहेव करते हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसे न्यूक्लियाई हैं जो टाइनी मैग्नेट्स के तौर पे बिहेव कर सकते हैं, और अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब आप उन न्यूक्लियाई को देते हैं या उन एटम्स को देते हैं, तो वो अपने आप को पैरेलल अरेंजमेंट में क्या कर लेते हैं, या लोएस्ट एनर्जी स्टेट में क्या ले जाते हैं, अरेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम जरा इधर अपने पास एक भी बात लिख लेते हैं कि सर्टन न्यूक्लियाई बिहेव
as tiny magnets, and arrange themselves parallel to the external magnetic field. ठीक है, तो अब मैं अपने पास इन्हीं दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में क्या करता हूँ, जो मेरे पास एक ये नॉर्थ और एक ये साउथ, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए बीच में मैं एक न्यूक्लियस रखने लूँ। ठीक है, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, एंड आपको पता है जब कोई चार्ज पार्टिकल होता है तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ, क्योंकि वो स्पिन भी कर रहा होता है, तो उसके साथ साथ और क्या उसमें मौजूद होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होती है चार्ज पार्टिकल्स में। ठीक है ना, अलॉन्ग विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो उसके चार्ज की वजह से है, उसमें उसके स्पिन की वजह से और क्या मौजूद होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होती है। इसलिए न्यूक्लियाइज जो है, कुछ ऐसे न्यूक्लियाइज हैं जो क्या कर सकते हैं, टाइनी मैग्नेट्स बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ गई। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसमें अगर मैं क्या करता हूँ, मैं अपना न्यूक्लियस अरेंज करता हूँ। इसमें अगर मेरे पास मेरा न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, तो इस न्यूक्लियस में आपके पास जो है, हमारे पास ये हमारे न्यूट्रॉन्स कह लेते हैं, इनको हम प्रोटॉन्स कह लेते हैं, जिनको पॉजिटिवली चार्ज करा लो। ठीक है, तो अभी कह लेते हैं ये जो न्यूक्लियस है, दिस इज एन अरेंजमेंट, जो जिस अरेंजमेंट में इसने अपने आप को लाइन किया हुआ है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये अरेंजमेंट जो इसकी है, दिस इज नोन एज पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक है, अपने आप को पैरेलल या लोएस्ट एनर्जी स्टेट में क्या करेगा, अरेंज करेगा अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसमें जितनी बात बता रहा हूँ उतना काम काफी है, एक्स्ट्रा कोई भी बात इसमें आपको इसे देखने की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑलरेडी एक्स्ट्रा। ये सिर्फ आपके लिए आसानी के लिए और किसी वजह से नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास दिस इज पैरेलल अरेंजमेंट फॉर द न्यूक्लियस। अब अगर हम क्या करते हैं, हम इसको इसी न्यूक्लियस को एनर्जी प्रोवाइड कर दें, तो ये अपनी पैरेलल अरेंजमेंट से किस में चला जाएगा, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट में चला जाएगा, यानी अपने आप को इस तरह अरेंज कर लेगा कि अगेंस्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस क्या कर जाए, अरेंज हो जाए। ठीक है, तो आपके पास अभी पैरेलल अरेंजमेंट यानी लो एनर्जी स्टेट में है। सर हम ये न्यूक्लियस को फ्लिप करेंगे। हाँ जी, अभी फ्लिप करने लगे न्यूक्लियस को। ठीक है, फॉर रेफरेंस इसको मैं साइड पे इस तरह बना देता हूँ कि ये न्यूक्लियस है, इसका ये नॉर्थ है, इसका साउथ है। ठीक है, न्यूक्लियस का, सॉरी साउथ ऊपर होगा, नॉर्थ नीचे होगा, ये नॉर्थ है और ये इसका साउथ है, इस तरह करके अभी न्यूक्लियस अरेंज हुआ है, ये हमारा जो न्यूक्लियस है। ठीक है, अगेन अलोंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अरेंज हुआ है पैरेलल अरेंजमेंट में, तो आपके पास लो एनर्जी स्टेट में। लेकिन अगर इसने किस में जाना है, एंटी पैरेलल में, अगर आप उसको भेजना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि एंटी पैरेलल स्टेट में चले जाए, तो हमने पीछे पढ़ के आया कि पैरेलल से एंटी पैरेलल में एक एनर्जी डिफरेंस है, वो एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो जो हमारा न्यूक्लियस था, अब मैं कह देता हूँ कि न्यूक्लियस जो है, दिस इज एन एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक है, मैं ब्लू से जो बना रहा हूँ, दिस इज एन एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। अगेन इसमें हमारे पास न्यूक्लियॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो हैं वो इसी में इस तरह पड़े हुए हैं। ठीक है, अब मैं इसको फॉर रेफरेंस साइड में बना देता हूँ कि अब आपका जो न्यूक्लियस है, उसका नॉर्थ पोल ऊपर आ गया और साउथ पोल नीचे चला गया। ठीक है, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट में चला गया, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। अब ये कैसी अरेंजमेंट है, दिस इज हाई एनर्जी। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस को कैसे आप एंटी पैरेलल अरेंजमेंट में भेज सकते हैं, कहाँ से एनर्जी आएगी, तो वो एनर्जी आएगी आपके पास फ्रॉम रेडियो वेव्स, या रेडियो वेव्स के फोटॉन्स जो हैं आपके पास, रेडियो फोटॉन्स, वो इसने क्या करना है, एब्जॉर्ब करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब ये पैरेलल स्टेट में था, अगर हम इधर से इसको क्या दे दें, अगर ये एब्जॉर्ब कर ले रेडियो फोटॉन्स, रेडियो फोटॉन्स एब्जॉर्ब, तो फिर ये किस में चला जाएगा, इट विल गो इनटू एंटी पैरेलल अरेंजमेंट, जो कि हाई एनर्जी और अनस्टेबल अरेंजमेंट है। ठीक है, तो इसमें अगर हम वो ग्राफ बनाए ना कि यार इसको किस तरह भेजना है आपने, तो आप इधर अपने पास एक ग्राफ बना लो कि यार जब आप न्यूक्लियाइज की बात करते हैं, तो पैरेलल अरेंजमेंट से एंटी पैरेलल अरेंजमेंट में जाने के लिए जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, फ्रॉम रेडियो वेव्स या रेडियो फोटॉन्स। ठीक है, ये रेडियो फोटॉन्स या रेडियो वेव से एनर्जी आपको मिल जाएगी। क्लियर है, तो आप देखो वही जो न्यूक्लियस था, वो भी एज ए टाइनी मैग्नेट काम करके, वही प्रिंसिपल पे जिस तरह एक बार मैग्नेट काम करता है, वही काम अब एक न्यूक्लियस भी करना शुरू हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस में आपके पास क्या है, एक न्यूक्लियस में भी आपके पास टाइनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिस जो अगेंस्ट या अलॉन्ग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को अलाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम अपने पास लिखते हैं जी, इधर कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ मैं अपने पास कि जी, एक तो ये कि न्यूक्लियाई विल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम रेडियो वेव्स, ऑफ अ सर्टेन वेवलेंथ, फॉर सर्टेन वेवलेंथ। ठीक है, आप हर न्यूक्लियस को आपको फ्लिप कराने के लिए, फ्लिपिंग इसको बोलेंगे, पैरेलल से एंटी पैरेलल, हर न्यूक्लियस को फ्लिप कराने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ना उससे ज्यादा लेनी है ना उससे कम लेनी है, उसको एक्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ये एक्जैक्ट पैकेट ऑफ एनर्जी चाहिए जिससे वो फ्लिप होगा। ठीक है ना, इस वजह से डिफरेंट न्यूक्लियाइज जो होंगे वो डिफरेंट आपके पास एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और फिर आपके पास एक ग्राफ क्रिएट होना शुरू हो जाएगा कि इसने इस सिग्नल पे किया, उसने उस सिग्नल पे किया, उसने उसने सिग्नल पे किया, कि ग्राफ में ये जो पीक आ रही है इस वजह से आ रही है, ये पीक उस वजह से आ रही है। तो न्यूक्लिया विल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम रेडियो वेव्स ऑफ सर्टेन वेवलेंथ। ठीक है, एंड मूव टू एंटी पैरेलल पोजिशन, एंटी पैरेलल पोजिशन, इसको बोलते हैं जी रेजोनेंस, दिस इज नोन एज
मैग्नेटिक रेजोनेंस, कि आप पैरेलल से एंटी पैरेलल और फिर एंटी पैरेलल से पैरेलल, ये जब आप इन दोनों स्टेट्स में शिफ्ट करते जा रहे हैं बार बार, दिस इज नोन एज रेजोनेंस। ठीक है, तो इसको मैग्नेटिक रेजोनेंस बोलते हैं। अब अब अपने पास ये भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे बार मैग्नेट से जब वो एनर्जी आप उसको दे देते हैं और वो एंटी पैरेलल में चले जाता है, थोड़ी देर बाद उसने रिलैक्स होना है, वापस आ जाना है अपनी पैरेलल पोजीशन में। ठीक है, तो इसी तरह न्यूक्लियाई से जब आपके पास आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये न्यूक्लियाई भी क्या करेंगे, ये एंटी पैरेलल पोजीशन में नहीं रह सकते, वो हाई एनर्जी स्टेट है। आपने एनर्जी दी, इसने एब्जॉर्ब की, एंटी पैरेलल में गया, थोड़ी देर बाद वही एनर्जी रिलीज करके पैरेलल पोजीशन, स्टेबल पोजीशन में इसने वापस आ जाना है। ठीक है, तो हम अपने पास लिख सकते हैं कि आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द न्यूक्लियाई will relax back after a short period of time, the nuclei will relax back to parallel position। ठीक है, अपनी पैरेलल पोजीशन में वापस चला जाएगा, एंड इट विल रिलीज द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी फोटोन, जो उसने पहले एब्जॉर्ब किया था पैरेलल से एंटी पैरेलल में जाने के लिए। तो जब वो एंटी पैरेलल से वापस पैरेलल में आ रहे हैं, तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी वापस आते हुए उतनी ही एनर्जी उसने क्या कर देनी है, रिलीज कर देनी है। ठीक है ना, तो यही एनर्जी से क्या कर देगा, इसको एनर्जी फोटोन को रिलीज कर देगा। अब ये जो रिलीज एनर्जी है ना, इसको आप एज सिग्नल्स ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा सर्किट बना दें जो इस रिलीज एनर्जी को डिटेक्ट करे और उसकी स्ट्रेंथ को डिटेक्ट करे, तो आप एक सर्किट बना के एक पूरा एक एपरेटर सेटअप कर सकते हैं, जिससे आप फिर पता करेंगे अच्छा एक सर्टन कंपाउंड में कितनी दफा एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। ठीक है, क्योंकि रिलीज भी उतनी दफा ही होगी, जो रिलीज एनर्जी उसकी कितनी स्ट्रेंथ थी। ठीक है, और कितनी दफा ये सिग्नल मेरे पास आया, तो उससे एक ग्राफ क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि एनर्जी फोटोन विच इज डिटेक्टेड टू गिव अ पीक इन द एनएमआर स्पेक्ट्रम। और अभी के लिए स्पेक्ट्रम हमारे लिए बेसिकली सिर्फ एक ग्राफ है, कि एनएमआर स्पेक्ट्रम यानी एनएमआर का जो ग्राफ आएगा उसमें फिर इसने एक पीक क्रिएट कर देनी है, क्योंकि वो वही एनर्जी थी जो रिलीज हुई है, ये वही एनर्जी थी जो पहले एब्जॉर्ब भी हुई थी। ठीक है ना। लेकिन आपने एक और बात याद रखनी है कि हर एटॉमिक न्यूक्लियाई ऐसा नहीं है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, सर्टेन एटॉमिक न्यूक्लियाई हैं जिनमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, और उसके लिए रूल क्या है तो वो मैं अभी आपको लिखवाने लगूँ। तो आपने याद रखना है कि नॉट ऑल एटॉमिक न्यूक्लियाई कैन इंटरैक्ट विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओनली न्यूक्लियाई विद दो रूल्स हैं। एक तो ऐसा न्यूक्लियाई होना चाहिए जिसके पास या तो ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो। ठीक है, क्योंकि जब इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड जो है कैंसिल हो जाती है। तो ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें एक ओवरऑल स्पिन होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। या फिर दूसरा केस है कि उसमें ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। ठीक है ना, ओनली न्यूक्लियर विद ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ऑड नंबर ऑफ, और लिख लो इसको, दोनों कंडीशन है। और ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या कर सकते हैं, उनमें एक ओवरऑल स्पिन होता है, हैव ओवरऑल स्पिन, जिसकी वजह से इनकी एक्स्ट्रा अपनी जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। और जब अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब आएगी तो ये उसके साथ इंटरेक्शन कर सकती है, तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ न्यूक्लियस क्रिएट होती है, तो फिर कैन इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ फिर क्या कर सकता है, इंटरेक्शन कर सकता है। ठीक है ना, तो ये ऐसा नहीं है कि हर एक न्यूक्लियस, अब मैंने कार्बन 12 तो नहीं बोला, कार्बन 12 एनएमआर में नहीं इस्तेमाल होता, क्योंकि उसमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो कार्बन 12 नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि उसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो इंटरेक्ट नहीं करेगा। जबकि कार्बन 13 एनएमआर हमने पढ़ना है, तो कार्बन 13 को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास जो आप कार्बन 13 है उसके पास ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आना शुरू हुए। ठीक है, तो उसके पास ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ओवरऑल स्पिन होगा, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोजन H11 प्रोटॉन जिसको हम बोलते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें एक प्रोटॉन होता है, ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ड्यूट्रियम को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ड्यूट्रियम क्योंकि थोड़ा हेवियर है तो आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ज्यादा लगानी पड़ जाएगी, लेकिन काम दोनों करेंगे। व्हाट इज मेंट बाय स्पिन, एक चार्ज पार्टिकल होता है उसमें एक स्पिन होता है, बस इतनी बात, बाकी छोड़ दो, स्पिन है क्या नहीं है, क्या नहीं है। आपको जितनी बात जरूरत है मैं आपको फिर उतनी ही बात बता रहा हूँ, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, बाकी स्पिन क्या है, आप ये फिजिक्स में उसके साथ उधर पढ़ते हैं कि जो भी चार्ज पार्टिकल होता है उस पर एक स्पिन होता है। ठीक है ना, आपने देखा होगा उसको। आगे आपके पास आप देख लेते हैं, यार नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जो नोट्स भेजूंगा इसी को फिर आप बाद में देख लीजिएगा, मैं बता दूंगा कहाँ से इंपॉर्टेंट बात शुरू हुई। अब हमारे पास मोस्ट आइसोटोप्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स कह लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता है कार्बन एंड हाइड्रोजन आपके पास होते हैं, इसलिए हम कार्बन का एनएमआर स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं और हाइड्रोजन का एनएमआर स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। लेकिन ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए जिसमें आपके पास और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो या और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। तो ये दो आपके पास जो है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट कैन बी एग्जामिन्ड बाय एनएमआर, वो कौन कौन से हैं, तो उसमें आपके पास एक है कार्बन 13,
जिसका मास नंबर इज 13, ठीक है, इसको हम कार्बन 13 सिंपली बोलते हैं। और दूसरा जो आपके पास है दैट इज H1, प्रोटॉन, इसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें एक ही प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, अब कार्बन 13 को क्यों इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 प्रोटॉन है, C613 होगा ना, और H11 होगा, 6 प्रोटॉन है, इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन है, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स हैं दे आर 7, ठीक है ना, 7 न्यूट्रॉन्स हैं, क्योंकि इसके पास ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, इट इज ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, फिर ये एनएमआर में हमें विजिबल साइंस या विजिबल सिग्नल्स देगा, ठीक है, क्योंकि इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी तो फिर आपके पास एनएमआर में आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, सिग्नल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये विजिबल होगा एनएमआर में, एनएमआर स्पेक्ट्रम। इसी तरह जो आपके पास हाइड्रोजन है, प्रोटॉन जिसको आप कहते हैं H11, इसके पास एक ही प्रोटॉन होता है, विच इज ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन है आपके पास, तो ये भी क्या कर सकता है, ये भी आपके पास, इसको मैं इधर सीआरओ लगा देता हूँ, कि फिर ये भी एनएमआर स्पेक्ट्रम में क्या है हमारे लिए, विजिबल है, ठीक है, ये भी उधर आपको पीक्स क्रिएट करके देगा। कार्बन 13 अलबत्ता, कार्बन 13 सॉरी 12 को भी जरा डिस्कस कर लेते हैं, C612, इसमें क्या मसला है, इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं, दोनों नंबर कैसा है, इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दोनों में से कोई भी एक और नंबर नहीं है, तो ये आपके पास एनएमआर के स्पेक्ट्रम में विजिबल ही नहीं होगा, ठीक है, नॉट विजिबल इन एनएमआर स्पेक्ट्रम, ठीक है, हमारे पास ये कुछ हमारे पास न्यूक्लियाई हैं जिनको हम एनएमआर के थ्रू फिर क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, कार्बन 13 वाला और एक प्रोटॉन वाला। अब मसला ये है कि कार्बन 13 जो है और कार्बन 12 जो है, अब इस बात को समझना, जरा दिमाग खोल के बैठना, वो ये है कि यार कोई भी कंपाउंड जो होता है आपके पास, उसमें कार्बन का जो है आपके पास परसेंटेज मिलेगी आइसोटोप की, वो 99% उसमें कौन सा वाला कार्बन होता है, C612 वाला, ठीक है, यानी कार्बन 12 उसमें 99% हर पोजीशन पे कार्बन 12 लगा होता है, और सिर्फ 1% या इससे भी कम आपको इसमें क्या मिलता है, कार्बन 13 भी मिलता है, ठीक है, तकरीबन 1% उसके अंदर कार्बन 13 होता है। कोई भी जब आप कंपाउंड उठाते हैं उसका मतलब ये नहीं होता उसमें सिर्फ कार्बन 12 ही है, ठीक है, उसमें कहते हैं कोई भी आप कार्बन का कंपाउंड उठा लें तो उसमें आपके पास 99% आपको क्या मिलेगा, कार्बन 12 वाला आइसोटोप मिलेगा, जबकि सिर्फ 1% कार्बन 13 मिलेगा, ठीक है, तो फिर हम एनएमआर का स्पेक्ट्रम कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है, अब एक कंपाउंड है उसमें कार्बन 13 इतना कम है और प्लस वो किसी सर्टेन पोजीशन पे ही हो सकता है, हर पोजीशन पे कार्बन 13 नहीं मिल सकता, क्या पता, तो फिर कैसे हमें पता लगेगा कार्बन 13 है या नहीं, तो इस तरह देख सकते हैं आपके, ये जो आपके पास 99% कार्बन 12 लगा हुआ है स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो उसमें से हमें सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर चाहिए जहाँ पे इधर क्या लगाओ, कार्बन 13 लगाओ, ताकि वो फ्लिप हो जाए, फ्लिप होगा तो आपको बता देगा कि वो बेसिकली उसका एनवायरनमेंट क्या था, और उसमें कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, कितनी एनर्जी रिलीज की उसने, और सिग्नल कैसा था, पीक कैसी थी, ठीक है, तो हमें सिर्फ एक ही ऐसा एटम चाहिए होगा जिसमें कार्बन 13 की पोजीशन इस जगह पे हो जहाँ पे 99% कार्बन 12 ही लगा हुआ है हर जगह पे, ठीक है ना, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हाई है कि आपको कार्बन 13 एट सर्टेन पोजिशन मिल सकता है, जब आप कार्बन 13 एनएमआर करा रहे हैं तो किसी भी सैंपल के अंदर, क्योंकि मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल आपके पास होंगे, तो उसमें ये प्रोबेबिलिटी हाई है कि आपके पास ये प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि इतने ज्यादा मॉलिक्यूल में कोई एक का दुक्का ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसके अंदर कार्बन 13 कार्बन 12 की जगह पे लगा हो, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी सैंपल प्योरली कार्बन 12 से नहीं बना होगा, प्योरली कार्बन 13 से नहीं बन सकता, ठीक है, इनमें दोनों एग्जिस्ट करेंगे, जो भी सैंपल होगा उसमें 99% कार्बन 12 एटम्स लगे होंगे और 1% कार्बन 13 एटम्स लगे होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक और मॉलिक्यूल है कुछ इस तरह का, तो इसमें 99% आपको यहाँ पे क्या नजर आएगा, कार्बन 12, यहाँ पे भी कार्बन 12 कार्बन 12 कार्बन 12, लेकिन इक्का दुक्का ऐसा केस आ जाएगा जहां पे आपको इंस्टेड ऑफ कार्बन 12 इस जगह पे क्या मिलेगा, कार्बन 13, तो एक कार्बन आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है, एनएमआर में क्या एक कार्बन आइडेंटिफाई हो गया कि कार्बन 12 की जगह पे यहाँ पे कार्बन 13 था, ये वाला कार्बन क्या हो गया, फ्लिप हो गया। इसी तरह एक और स्ट्रक्चर उठा लेंगे या एक और मॉलिक्यूल उठा लो, तो उस मॉलिक्यूल में हो सकता है यहाँ वाला कार्बन कार्बन 13 हो, ठीक है, तो वो फ्लिप हो जाए, उसका एक आपको डाटा मिल जाए, फिर इसी तरह यहाँ वाला कार्बन एक और मॉलिक्यूल उठाया वहाँ पे आपके पास वो कार्बन 13 हो जो येलो से मार्क करो, दीज आर कार्बन 13 या कैन बी कार्बन 13 किसी भी कंपाउंड के सैंपल के अंदर, ठीक है, इसी तरह कोई ऐसा सैंपल में मॉलिक्यूल हो सकता है जिसमें इस एंड पे कार्बन 13 लगाओ जहाँ मैंने येलो से इसको मार्क किया, ठीक है, तो आपके पास ऑल्दो 99% कार्बन 12 हर मॉलिक्यूल में लगे होंगे, लेकिन इक्का दुक्का कार्बन 13 आपके पास किसी ना किसी पोजीशन पे आपको मिलेगा, तो अगर हम इन सारों को कंबाइन कर दें ना तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल आप जनरेट कर सकते हो जिसमें इन तमाम पोजीशंस पे सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहे हैं, उन सारों को कंबाइन कर दें अगर उन स्ट्रक्चर्स को, जिसमें एक में यहाँ पे कार्बन 13 मिल गया, एक में यहाँ पे मिल गया, एक में यहाँ पे मिल गया, एक यहाँ पे मिल गया, तो आप ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कर सकते हो, फिर डिवाइस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू वो कार्बन ने कैसा सिग्नल क्रिएट किया था आपके लिए, ठीक है, तो हम एक पूरा स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं कि कार्बन 13 जब इस तरह अरेंज हुए हैं तो एक कार्बन की तरह ही अरेंज होंगे जिस तरह कार्बन 12 अरेंज हुआ था, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग देम इन ऑल द प्लेसेस इज लो, बट इन सम प्लेसेस जो है वो हमारे पास हाई है, ठीक है, तो हम उन सारों को अगर कंबाइन कर दें तो हमें एक पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर मिल जाता है कि भाई इधर 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 आपके पास कार्बन 13 की पोजीशन थी, तो कंबाइन करके हम पूरा एक स्ट्रक्चर डिवाइस कर सकते हैं, ठीक है ना, तो हम अपने पास लिख सकते हैं, एक नोट लिख लेता हूँ कि ऑल्दो एनी सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड
contains only 1% of carbon 13, since we are talking about trillions of molecules, then the possibility of finding carbon 13 at each position is true। ठीक है, तो ट्रिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, आपको किसी ने एक मॉलिक्यूल में एक पोजीशन पे कार्बन 13 मिल जाएगा, दूसरे में दूसरे पे मिल जाएगा, तीसरे में चौथी पोजीशन पे मिल जाएगा, तो सारों को कंबाइन करके फिर हम क्या कर सकते हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सैंपल है ये वाला, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। ठीक है, तो अगर इसको आप नाम दें, स्केलेटल फॉर्मूला आपको पता है, उसे आप नाम दे सकते हो उसको। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर आपको कैसे पता चलेगा, इसी तरह पता चलेगा कि हो सकता है जी 99% ऐसे हैं जिसमें यहाँ पे भी कार्बन 12, यहाँ पे भी 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 12, सारों में यही मिल रहा है। लेकिन इक्का दुक्का केस इस तरह होगा जिसमें एक में हम कह लेते हैं, अब इसमें डुप्लीकेट करना पड़ेगा, कितनी पोजीशन, 1 2 3 4 5 6। तो उन ट्रिलियन ऑफ मॉलिक्यूल में क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कार्बन 12 की जगह यहाँ कार्बन 13 हो एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, फिर दूसरे मॉलिक्यूल में यहाँ पे कार्बन 13 हो, फिर उससे अगले मॉलिक्यूल में इधर कार्बन 13 हो, फिर उससे अगले मॉलिक्यूल में आपके पास इधर कार्बन 13 हो, फिर उसके बाद इधर कार्बन 13 हो, फिर इधर कार्बन 13 हो। आउट ऑफ ट्रिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स बात हो रही है, क्या उसमें इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो जो 1% कार्बन 13 है वो आपको फिर हर एक पोजीशन पे कहीं ना कहीं मिल जाए। ठीक है, तो फिर जब इन सारों को आप क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा। इन सारों को अगर मैं फिर कंबाइन करता हूँ, आपके सामने कर देते हैं कंबाइन, इन सारों को अगर हम कंबाइन कर दें इधर, तो हमारे पास देखो एक पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है जिसमें कार्बन 13 तकरीबन सारी जगह भी आ रहा है। तो ये मेरा नोट लिखवाने का मकसद है कि ऑल्दो कार्बन 13 की जो आपके पास अमाउंट है वो बहुत कम है किसी भी सैंपल के अंदर, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है कि ट्रिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स में कोई ऐसे 6 7 मॉलिक्यूल नहीं हो सकते जहाँ पे हर एक डिफरेंट पोजीशन पे आपके पास कार्बन 13 का एटम लगा हो। तो वो बिल्कुल पॉसिबल है, और ये आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये एक हमारी असम्पशन है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि कार्बन 13 के इन्वायरमेंट्स देख के कि वो किस किस जगह पे अटैच हुआ है, कैसी कैसी अरेंजमेंट है उसके अराउंड, उधर से हम क्या निकाल सकते हैं, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर पे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास एक पूरा स्ट्रक्चर, हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कह देते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड बाय एनएमआर। ठीक है, एनएमआर में जो सिग्नल्स आएंगे तो फिर हम उससे फिर पूरा स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ये बात क्लियर है सबको? जवाब दो ना यार, बोले जाग के बैठना आप लोगों ने, आप लोग फिर सोए में। सर आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो, थोड़ा समझ नहीं आया इसमें क्या समझ नहीं आया राफिक? कि इन ट्रिलियंस में, इन ट्रिलियंस, ना भाई। जी, ये एक नोट द्वारा दोबारा पढ़ोगे, ऑल्दो द सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स ओनली 1% ऑफ कार्बन 13 एटम्स। ठीक है, लेकिन हम ट्रिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो पॉसिबिलिटी ये है कि हर एक पोजीशन पे, जहाँ पे सारे कार्बन 12 भी मिलने हैं, लेकिन उसमें से इक्का दुक्का पोजीशन पे या सारी पोजीशन पे कहीं ना कहीं हमें कार्बन 13 मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो जब हर डिफरेंट पोजीशन पे कार्बन 13 मिल गए, जहाँ पे कार्बन 12 होने चाहिए थे वहाँ पे कार्बन 13 भी मिल गए, तो हम सारों को कंबाइन करके, सारे डाटा को कंबाइन करके एनालाइज करके पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन 12 में तो रिस्पॉन्स ही नहीं देना ना, उसमें एनएमआर में कार्बन 13 ने देना है, उसके पास और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो इस वजह से हमें कार्बन 13 चाहिए कि वो हर एक डिफरेंट पोजीशन पर पड़ा हो, ताकि उसको स्टडी करते हुए हम स्ट्रक्चर निकाल सकें अपने पास। आगे आपके पास कहते हैं कि दिस अलाउज, तो अपने पास लिख लो, दिस अलाउज अस टू डिराइव द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, और एक और बात इसमें याद रखनी है आपने कि इसको आपको किसी चीज़ में डिजोल्व करके यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऑर्गेनिक तो नहीं मॉलिक्यूल डाल सकते उसमें। ठीक है, तो हम लिखेंगे वट एवर आर सैंपल वट एवर आर सैंपल व्हेन वी रन एनएमआर व्हेन वी रन एनएमआर we use a solvent to dissolve our sample we use a solvent to dissolve our sample। ठीक है, और जो सॉल्वेंट आप यूज करते हैं, इट इज CdCl3 एंड नॉट CHCl3। CHCl3 और CdCl3, हमें प्रोटॉन एनएमआर में हम CdCl3 क्यों यूज करते हैं, बेसिकली D इज ड्यूट्रियम एंड H इज प्रोटॉन। ठीक है, ये सॉल्वेंट के तौर पे यूज हो रहा है, सैंपल इसमें डिजोल्व करना है, जिस सैंपल का प्रोटॉन एनएमआर आपको चाहिए। आप CdCl3 और CHCl3 में से CHCl3 क्यों नहीं यूज कर सकते? कोई बंदा?
सर सवाल क्या? जी, CH3 क्यों नहीं यूज कर सकते जब आप प्रोटॉन एनएमआर करा रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है ये भी डिटेक्ट हो जाएगा, ऑल्दो ये सैंपल का हाइड्रोजन ही है, ये सॉल्वेंट का हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये भी प्रोटॉन होने की वजह से ये क्या करेगा, आपके फिर स्पेक्ट्रम में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि आप बोलेंगे यार ये प्रोटॉन कहाँ से आया। ठीक है, तो हमने अपने स्पेक्ट्रम को ऐसे सॉल्वेंट में डिजोल्व करना है जो सॉल्वेंट में प्रोटॉन ना हो, तो हम उसका आसान हल क्या करते हैं कि आप CHCl3 यूज करने के बजाय क्या यूज कर लें, ड्यूट्रियम CCl3 HCl3 के बजाय CDCl3 यूज करें। ठीक है ना, क्योंकि ड्यूट्रियम ऑल्दो उसके पास भी ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं लेकिन हैवियर है, तो उसके लिए आपको एक सेपरेटली ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगी इस प्रोटॉन को फ्लिप कराने के लिए, जबकि जो प्रोटॉन है हमारे वो एक थोड़ा लाइटर है तो उसको एक वीकर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगी। ठीक है ना, जो प्रोटॉन है आपके पास तो आपने पास लिख सकते हैं हैवियर सो रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू बी फ्लिप्ड। ठीक है, यानी फ्लिप का मतलब है कि पैरेलल से एंटी पैरेलल में इसको भेजने के लिए ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर वाली चाहिए होती है, जबकि बाकी जो प्रोटॉन जो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी मौजूद है H11 वाली, उनको फिर फ्लिप करने के लिए आपको वीकर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इस वजह से हम CDCl3 यूज कर लेते हैं। अब स्पेक्ट्रम में बस एक लास्ट बात आज की करते हैं कि हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट न्यूक्लियाई। हम डिफरेंट न्यूक्लियाई में फर्क कैसे क्रिएट करेंगे? मैं कैसे पता लगेगा कि एक प्रोटॉन जो या आपके पास कार्बन का न्यूक्लियस है वो इस जगह पे मौजूद है और दूसरा वाला जो दूसरी जगह पे मौजूद है। ठीक है, तो इसको आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट, यानी उसके सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, तो उसके एनवायरनमेंट की बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसको डिस्टिंग्विश करेंगे, या आप उसको क्या कर सकते हैं, उन दोनों में फर्क क्रिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं प्रोपेन की। एग्जाम्पल, अच्छा एनवायरनमेंट कैसे डिटरमिन करते हैं, तो आप उसको डिटरमिन करते हैं बाय व्हाट दैट एटम इज बॉन्डेड टू। आसान तरीका ये है कि आप उसका एनवायरनमेंट देखेंगे, आप देखेंगे कि वो जो एटम है कार्बन 13 वाला वो किस किस चीज से बॉन्ड हुआ है, उसके लेफ्ट साइड पे क्या, उसके ऊपर क्या, उसके नीचे क्या, उसके राइट साइड पे क्या, क्या अटैचमेंट्स है उसके साथ। ठीक है ना, तो वो उसका एनवायरनमेंट हुआ करेगा। जैसे अब मैंने बोला एग्जाम्पल ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का जरा स्ट्रक्चर खोल के बनाते हैं, तो प्रोपेन इज CH3 CH2 एंड CH3। ठीक है, तो हम अपने पास यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो पहला कार्बन है, इनको मैं कार्बन लेबल करने लूंगा, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3। ये जो कार्बन नंबर 1 है इसका एनवायरनमेंट क्या है, इस कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसका एनवायरनमेंट क्या है, कि ये तीन किसके साथ कनेक्टेड है, हाइड्रोजन के साथ, और एक ये इथाइल के साथ कनेक्टेड है। ऐसे ये इसका एनवायरनमेंट है, इस कार्बन का ये जो सेंट्रल इधर कार्बन है आपके पास, इसका एक एनवायरनमेंट है कि ये तीन हाइड्रोजन के साथ और एक इथाइल ग्रुप के साथ अटैच हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं इधर लिख सकता हूँ अपने पास कि ये ऐसा कार्बन है विच इज अटैच टू, इसका एनवायरनमेंट क्या है, इसके एनवायरनमेंट में तीन हाइड्रोजन है, एक इथाइल ग्रुप है। ठीक है, कार्बन 2 की बात करें, कार्बन 2 का एनवायरनमेंट क्या है, कि कार्बन 2 जो है आपके पास वो दो हाइड्रोजन, ये कार्बन नंबर 2 दो हाइड्रोजन और दो मीथाइल के साथ अटैच हुआ है। एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गया ना इसका। ठीक है, तो जिनका डिफरेंट एनवायरनमेंट आता है वो फिर डिफरेंट पीक क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो कार्बन नंबर 2 है उसका एक डिफरेंट एनवायरनमेंट नजर आ रहा है मुझे, तो कार्बन 2 हैज टू हाइड्रोजन टू मीथाइल्स, ये इसका एनवायरनमेंट है, इसके अराउंड दो हाइड्रोजन दो मीथाइल लगेंगे। ठीक है, और जो कार्बन नंबर 3 है उसका एनवायरनमेंट क्या है कि उसके बाद तीन हाइड्रोजन एक इथाइल है। कार्बन 3 का एनवायरनमेंट, उसका एनवायरनमेंट क्या है जी, वो किस किस चीज से बॉन्डेड है, तो वो तीन हाइड्रोजन और एक इथाइल से ही बॉन्डेड है। ठीक है, तो आपके पास इस पूरे कंपाउंड के अंदर टोटल एनवायरमेंट्स आपको कितने नजर आ रहे हैं, जल्दी जवाब देना। हाँ जी, पूरे दो। कंपाउंड के अंदर टोटल एनवायरमेंट्स हमें कितने नजर आ रहे हैं, दो, यस। क्योंकि ये वाला जो कार्बन है इसका एनवायरमेंट और ये वाला जो कार्बन है इसका एनवायरमेंट, ये दोनों आपस में सेम है। ठीक है, इन दोनों कार्बन का एनवायरमेंट सेम है, तो इन दोनों कार्बन ने एक ही पीक क्रिएट करनी है क्योंकि एनवायरमेंट सेम है। ठीक है, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसे कार्बन है। जबकि ये जो सेंटर वाला कार्बन है इसका एनवायरमेंट डिफरेंट है, तो ये एक अपनी पीक क्रिएट करेगा। सेंटर वाला कार्बन ना गंदा कलर है यार, ये जो सेंटर वाला कार्बन है इसकी एक अपनी एनवायरमेंट है, तो हमारे पास ये एक अपनी पीक क्रिएट करेगा। ठीक है, तो जितने कार्बन एनवायरमेंट्स होंगे उतनी नंबर ऑफ पीक्स होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीक्स इन स्पेक्ट्रम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनवायरमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एनवायरमेंट्स कितने, अब इस कंपाउंड के अंदर दो एनवायरमेंट्स हैं, तो इसके कार्बन एनएमआर स्पेक्ट्रम में आपको कितनी पीक्स नजर आएंगी, आपको दो पीक्स नजर आएंगी। ठीक है, तो हम अपने पास लिख सकते हैं सिंस प्रोपेन हैज टू कार्बन एनवायरमेंट्स, present, so two peaks will be seen in the NMR spectrum। ठीक है, अगर कार्बन एनएमआर स्पेक्ट्रम देखते हैं तो कार्बन के एनवायरमेंट्स देखने हैं। ठीक है, और अगर आप हाइड्रोजन एनएमआर स्पेक्ट्रम देखते हैं तो फिर हाइड्रोजन के एनवायरमेंट्स देखेंगे। ठीक है, इन दोनों में फर्क ये है कि कार्बन 13 एनएमआर में आप क्या देखते हो, कार्बन के एनवायरमेंट्स देखते हो कि कार्बन कितने डिफरेंट एनवायरमेंट्स में पड़ा है, जितने डिफरेंट कार्बन के एनवायरमेंट्स हैं उतने आपके पास
क्या मिलेंगे आपको, नंबर ऑफ पीक्स मिलेंगे, फिर उन पीक्स को स्टडी करेंगे और फिर आगे स्ट्रक्चर डिवाइस करने की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब अगर इसी का मैं प्रोटॉन एनएमआर, अभी मैं इसको लिख लेता हूँ कार्बन 13, अगर हम कार्बन 13 एनएमआर करते हैं इसका, तो हम कार्बन के इन्वायरमेंट्स को देखते हैं। लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल का मैं क्या देखता, प्रोपेन ही है लेकिन प्रोटॉन एनएमआर करना है आपने, इसका प्रोटॉन एनएमआर परफॉर्म करते, तो उसके हिसाब से इसमें कितने इन्वायरमेंट्स हैं तो वो देख लेते हैं। तो आपके पास 3 टोटल कार्बन थे, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है आपके पास और ये हाइड्रोजन है आपके पास। अब इसमें ना एक इन्वायरमेंट आपको नजर आ रहा होगा इन हाइड्रोजन का, ये जो तीनों हाइड्रोजन हैं ये एक इन्वायरमेंट में है। ठीक है, ये कैसे हाइड्रोजन थे, ये एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो आगे इथाइल से लगा हुआ है। आपने इसको किस तरह देखना है, आपने इस हाइड्रोजन को किस तरह देखना है कि ये तीनों हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो आगे इथाइल से अटैच्ड है। ये एक इन्वायरमेंट है। ठीक है, अच्छा इसी के साथ इससे मिलती जुलती इन्वायरमेंट भी आपको नजर आ रही होगी, ये एग्जैक्ट यहाँ पे इन हाइड्रोजन को देखो, इनका एनवायरमेंट एक्जैक्टली वही वाले जो हमने पहले दिन का देखा उससे ऐसा। ठीक है, ये भी ऐसे 3 हाइड्रोजन हैं जो ऐसे कार्बन से अटैच है जो आगे इथाइल से अटैच है। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल 6 जो हाइड्रोजन है, ये 6 हाइड्रोजन दे हैव अ सिंगल एनवायरमेंट, इन सारों की एनवायरमेंट आपस में सेम है। ठीक है, तो इन 3 हाइड्रोजन, दीज 3 हाइड्रोजन एंड दीज 3 हाइड्रोजन आपके पास इनका क्या है, इन प्रोटॉन्स का एनवायरमेंट सेम है। ठीक है, जबकि ये जो मिडिल वाले 2 हाइड्रोजन है इनका एनवायरमेंट क्या है, इन दोनों इन 6 के 6 प्रोटॉन से डिफरेंट है। ये जो प्रोटॉन है ये एक अपने डिफरेंट एनवायरमेंट में है उन दोनों उन तीनों से। ठीक है, तो हमारे पास ये सेकंड एनवायरमेंट है, ये 2 ऐसे प्रोटॉन्स हैं जिनका ऐसा एनवायरमेंट है कि ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है जो दोनों साइडों पे मिथाइल से लगा हुआ है। बात समझ आ रही है, तो हमारे पास सर एक ये ये वाला एनवायरमेंट आ गया। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन के एनवायरमेंट किस तरह देखना है, हाइड्रोजन को देखेंगे यार हाइड्रोजन किस चीज से अटैच हुआ है, कार्बन के एनवायरमेंट देखते वक्त कार्बन को देखेंगे कार्बन किस चीज से अटैच हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बन 1 एंड कार्बन 3 वर इन द सेम एनवायरमेंट क्योंकि इनकी अटैचमेंट सेम थी। कार्बन 2 जो था वो डिफरेंट तरीके से अटैच हुआ है तो उसकी डिफरेंट एनवायरमेंट है। इसी तरह इधर हाइड्रोजन जो है, ये फर्स्ट 3 हाइड्रोजन और ये जो लास्ट 3 हाइड्रोजन हैं इनकी एनवायरमेंट सेम है। ये तीनों ऐसे हाइड्रोजन हैं जो किसके साथ अटैच है, एक ऐसा कार्बन के साथ अटैच है जो आगे CH2 से लगा चलो, या CH2 CH3 से अटैच हुआ है। इसी तरह ये 3 भी ऐसे ही हैं जो ऐसे कार्बन से अटैच हैं जो आगे CH2 CH3 से लगा हुआ है। तो इन तीनों या इन तीनों जो लास्ट 3 हाइड्रोजन हैं उनका एनवायरमेंट सेम है। जबकि ये जो बीच वाले 2 हाइड्रोजन हैं इनका एनवायरमेंट डिफरेंट है क्योंकि ये ऐसे कार्बन से लगे हैं जो लेफ्ट और राइट पे CH3 से अटैच है, डिफरेंट एनवायरमेंट फ्रॉम ऑल द अदर हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें भी हमें कितने नंबर ऑफ एनवायरमेंट्स मिल रहे हैं हाइड्रोजन के, जी नंबर ऑफ एनवायरमेंट्स कितने हैं, इज इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ पीक्स कितनी होंगी प्रोटॉन एनएमआर के अंदर, वो भी आपको 2 ही मिलेंगे। ठीक है, दो दो एनवायरमेंट्स हैं इसमें भी हाइड्रोजन के, तो 2 पीक्स आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों पीक्स की हाइट में फर्क होगा इस वजह से क्योंकि एक 2 हाइड्रोजन की वजह से कॉज हो रही है, एक जो है 3 हाइड्रोजन की वजह से 6 हाइड्रोजन की वजह से कॉज हो रही है। ठीक है, ये 3 3 + 3 जिनका सेम एनवायरमेंट है, तो वो एक ज़्यादा लंबी आपके पास क्या बनेगी, पीक बनेगी। तो एक तो हमारे पास ये बात आ गई कि एनवायरमेंट्स पे डिपेंड करती है नंबर ऑफ पीक्स कितनी आनी है। नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है कि हाउ डज द एनवायरमेंट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ द पीक इन द प्रोटॉन एनएमआर। चलो इसको मैं फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, अभी के लिए इतनी बात काफ़ी है। आपको कुछ प्रैक्टिस दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता लगेगा कौन सी पीक किस पोजीशन पे आनी चाहिए या कौन सी पीक किस एनर्जी की वैल्यू पे आएगी। ठीक है, तो हम ग्राफ देखेंगे, ग्राफ को थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कुछ पीक ग्राफ में पहले आ जाती हैं, कुछ आती हैं बहुत दूर या हायर वैल्यूज पे आती हैं, तो वो क्यों आती हैं। एक प्रैक्टिस है, आप इसको कर सकते हैं। आपको मैं 3 4 ऐसे मॉलिक्यूल्स दे रहा हूँ कि आपने एनवायरमेंट्स देखनी है, कार्बन 13 एनवायरमेंट्स भी देखनी है, यानी कार्बन 13 एनएमआर हो तब कितने एनवायरमेंट्स, और अगर हाइड्रोजन एनएमआर हो तो फिर कितने एनवायरमेंट्स उसमें। ठीक है, 3 एक एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, उसमें आपने करके उसको प्रैक्टिस करेंगे। एक कंपाउंड है आपके पास प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसमें आपने देखना है कार्बन 13 में कितने पीक्स आने चाहिए और इसमें हाइड्रोजन एनएमआर में कितने पीक्स आने चाहिए। फिर इसके साथ साथ दूसरा जो एग्जाम्पल है दैट विल बी, इसको मैं थोड़ा इसी का आइसोटोप बना देता हूँ, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। इसको देखना है कार्बन 13 में कितने इसके आपके पास इन्वायरमेंट्स हैं और जो आपका प्रोटॉन एनएमआर है उसमें कितने इन्वायरमेंट्स यानी नंबर ऑफ पीक्स कितनी आएंगी इसमें। और एक और कंपाउंड दे रहा हूँ जैसे कि थर्ड वाला है प्रोपेनोन दे देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें कितने कार्बन 13 के पीक्स आएंगे और कितने आपके पास हाइड्रोजन के पीक्स आएंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कितने पीक्स आने हैं कितने पीक्स नहीं आने। 3 फॉर बोथ नहीं है, आप जाके चेक करेंगे इसको और देखेंगे हाइड्रोजन के लिए अलग क्राइटेरिया और कार्बन के लिए अलग क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिया है, मसाज के लिए नहीं रखते हैं। कल हम आएंगे जरा कि आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे या कैसे डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे बिटवीन पीक्स, या जो डिफरेंट पीक्स होती हैं वो कैसे आपके पास एनएमआर स्पेक्ट्रम में उसको कैसे रीड करेंगे, कौन सी पीक किस जगह पे होनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखो ना, जैसे ये वाला हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हुआ है। ठीक है, जबकि ये जो हाइड्रोजन हैं दीज आर नॉट अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ठीक है, तो फिर इनकी पीक किस जगह पे आनी चाहिए एनएमआर स्पेक्ट्रम में, वहाँ से भी आपको चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, कैसे फिर पूरा कंपाउंड का स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें देखनी है।
ठीक है, अभी के लिए सिर्फ आपने नंबर ऑफ पीक्स, नंबर ऑफ एनवायरमेंट्स चेक करो, नंबर ऑफ पीक्स चेक करो, और फिर मुझे लेके बताना है कि भाई कितने आपके पास इसमें पीक्स आने चाहिए, कार्बन 13 एनएमआर के लिए, और फिर हाइड्रोजन एनएमआर के लिए, प्रोटॉन एनएमआर के लिए। कल हमने ये कुछ एग्जांपल्स लिखी थी अपने पास, और मैंने आपको कहा था कि कार्बन 13 एनएमआर और हाइड्रोजन एनएमआर में इसकी कितनी नंबर ऑफ पीक्स होंगे वो आपने बताने हैं। अब वो हम किस तरह डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ पीक्स किस तरह आएंगी, कि हमने देखना है इसमें कितने एनवायरमेंट्स में कार्बन पड़ा हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ एनवायरमेंट्स हमें क्या बताते हैं, नंबर ऑफ पीक्स बताते हैं। तो जैसे आपके पास ये फर्स्ट जो प्रोपेनोइक एसिड है, इसमें जो तीनों के तीन कार्बन हैं, आप देख सकते हैं कोई ऐसा कार्बन नहीं है जिसका एनवायरमेंट सेम हो। ये वाला जो फर्स्ट कार्बन है, ये ऐसा कार्बन है जो तीन हाइड्रोजन और आगे CH2 के साथ अटैच हुआ। ठीक है, सेकंड कार्बन जो है इसका एनवायरमेंट डिफरेंट है, क्योंकि ये ऐसा कार्बन है जो दो हाइड्रोजन और एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच हुआ। ठीक है, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच हुआ, तो इसका एनवायरमेंट डिफरेंट है दूसरे वाले कार्बन से। और ये जो थर्ड कार्बन है, ये कौन सा वाला कार्बन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन है। इस तरह का कार्बन पूरे कंपाउंड में पहले नहीं आया। तो तीन कार्बन एनवायरमेंट है, इसका मतलब है टोटल पीक्स कार्बन 13 एनएमआर में कितनी आएंगी, तीन पीक्स आएंगी। अगर अब हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो आपके पास है उसमें एक तो ये प्रोटॉन है ना, जिसकी अपनी इन्वायरमेंट, ऐसा प्रोटॉन है जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, फिर उसके अलावा हमारे पास ये दो ऐसे प्रोटॉन्स हैं जिनका सेम इन्वायरमेंट है, यानी इन दो का सेम इन्वायरमेंट है। क्या इन्वायरमेंट है कि जी ऐसे कार्बन से अटैच है जो लेफ्ट साइड पे CH3 और राइट साइड पे किसके साथ अटैच हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, तो इनका अपना इन्वायरमेंट है। और फिर ये जो तीनों प्रोटॉन्स हैं लेफ्ट साइड वाले, ये तीन प्रोटॉन्स हैं, इनका एक अपना इन्वायरमेंट है जो कि बाकी सारे प्रोटॉन से डिफरेंट है। ठीक है, ये ऐसे कार्बन से अटैच है जो आगे CH2 के साथ अटैच हुआ है। तो इसमें भी तीन इन्वायरमेंट्स नजर आ रहे हैं, तो प्रोटॉन एनएमआर में भी इसकी कितनी पीक्स आएंगी हमारे पास, थ्री पीक्स आएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो आपके पास है, इसमें अगर देखें तो कार्बन के कौन कौन से इन्वायरमेंट्स हैं, तो एक आपको नजर आ रहा है ये वाला कार्बन जिसका अपना एनवायरमेंट है। ये कौन सा कार्बन है, ये एस्टर वाला कार्बन है। ठीक है, या इसको कार्बोनाइल कार्बन बोलते हैं। इसी तरह इस कार्बन का एक डिफरेंट एनवायरमेंट है, ये एक डिफरेंट कार्बन एनवायरमेंट है, और फिर आपके पास इसी के साथ वाला जो है वो एक डिफरेंट एनवायरमेंट में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो तीन कार्बन 13 एनएमआर में पीक्स आनी चाहिए। और प्रोटॉन एनएमआर की अगर पीक्स देखें तो इन तीन प्रोटॉन्स का एक अपना एनवायरमेंट है, इन दोनों प्रोटॉन्स का एक अपना एनवायरमेंट है, और एक ये जो अकेला प्रोटॉन पड़ा हुआ है इसका एक अपना एनवायरमेंट, डिफरेंट एनवायरमेंट है बाकियों से। ठीक है ना, तो मैं इसको कलर चेंज कर दूं, इनका अपना एनवायरमेंट है, ये तीन एक अपने एनवायरमेंट में पड़े हुए हैं, और जो ये लास्ट वाला है हमारे पास ये वाला प्रोटॉन, इसका एक अपना एनवायरमेंट है। ठीक है, तो थ्री टोटल एनवायरमेंट्स हैं जिसकी वजह से प्रोटॉन एनवायरमेंट इसकी तीन पीक्स होंगी। नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते हैं, तो नेक्स्ट कंपाउंड में अब आप जरा इधर देखना, पहले तो कार्बन को देखते हैं। एक कार्बन ये है जिसका एक डिफरेंट एनवायरमेंट है, और ये जो दोनों लेफ्ट और राइट वाले कार्बन हैं इन दोनों का सेम एनवायरमेंट है। ठीक है, दोनों ऐसे कार्बन हैं जो कार्बोनाइल से अटैच है। तो इसमें टोटल एनवायरमेंट्स कितने आ रहे हैं, दो, एक इस कार्बन का एनवायरमेंट और एक इस कार्बन का एनवायरमेंट। तो दो टोटल कार्बन एनवायरमेंट्स हैं, तो हमारे पास टू पीक्स नजर आएंगे कार्बन 13 एनएमआर में। और अगर हाइड्रोजन को देखें तो ये जिस एनवायरमेंट में ये तीन हाइड्रोजन हैं उसी एनवायरमेंट में ये तीन हाइड्रोजन भी लेफ्ट साइड पे पड़े हुए हैं। तो टोटल हाइड्रोजन के लिए सिर्फ एक ही एनवायरमेंट बनता है। ठीक है, और वो कौन सा, CH3 वाले हाइड्रोजन जो आगे कार्बोनाइल से अटैच है। राइट वाली भी ऐसी है, लेफ्ट वाली भी ऐसी है, तो इसमें प्रोटॉन एनएमआर में सिर्फ एक सिंगल पीक नजर आएगी आपको। ठीक है, सिर्फ एक ही पीक होगी वो। और लास्ट अगर बेंजीन रिंग वाले को देखें तो कार्बन 13 में भी एक ही पीक देनी है, और कार्बन प्रोटॉन एनएमआर में भी एक ही पीक देनी है। किस वजह से, क्योंकि ये जितने भी कार्बन हैं ये सारे किस एनवायरमेंट में, सेम एनवायरमेंट सब CH वाले जो आगे फर्दर CH से डबल बॉन्ड हुआ। ठीक है, अगर आप उसको खोल के लिख लेते हैं, सब कार्बन का एक ही एनवायरमेंट है, सब CH वाले कार्बन है जो आगे CH के साथ जुड़े हुए, कोई फर्क नहीं है उसमें। ठीक है, इसी तरह जो प्रोटॉन्स हैं उनका भी सबका एक ही एनवायरमेंट है, ये जितने प्रोटॉन्स हैं इन सारों का अपना एक एक एनवायरमेंट है। तो कार्बन 13 में भी एक ही पीक आनी है, और प्रोटॉन एनएमआर में भी एक ही पीक आनी है। क्लियर है, ये हो गया था ये कल। सर जो थर्ड एग्जांपल है उसमें प्रोटॉन एनएमआर वन कैसे होगी पीक? वन इस तरह होगी कि देखो ना, इसका क्या एनवायरमेंट है इन तीन प्रोटॉन्स का, कि ये ऐसे कार्बन से अटैच है जो आगे कार्बोनाइल से अटैच है। ऐसे एनवायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कितनी नंबर ऑफ पीक्स आएंगी। इसी तरह ये तीन भी वही प्रोटॉन्स हैं जो ऐसे कार्बन से अटैच है जो आगे कार्बोनाइल से अटैच है, आइडेंटिकल है ना दोनों की एनवायरमेंट, ओके राइट ठीक है। साइड वालों की और लेफ्ट साइड वालों की, तो एनवायरमेंट सेम है। इस वजह से ये छह के छह प्रोटॉन्स, सारे के सारे प्रोटॉन्स जो मैंने मार्क किए ये मिलकर एक पीक क्रिएट कर सकते हैं सर, क्योंकि इनका एक ही एनवायरमेंट है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अभी फैंसी ना मारना मेरे सामने सिंगलेट, तो ये वो फैंसी नहीं मारनी। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हमने कल कहा था कि यार हमें कैसे पता लगेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल इधर भी प्रोटॉन की पीक आ रही है, ये किस वैल्यू पे आनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह इधर भी प्रोटॉन्स की पीक आ रही है कि ये किस वैल्यू पे आनी चाहिए। ठीक है, या इधर जो कार्बन की पीक आ रही है उसका एक डिफरेंट एनवायरमेंट है, इस कार्बन का एक डिफरेंट एनवायरमेंट है, इस कार्बन का एक डिफरेंट एनवायरमेंट है, कि पीक्स किस वैल्यूज पे आएंगी। तो वैल्यूज ही डिटरमिन आपको या डिस्टिंग्विश करके देंगी बिटवीन द पीक्स। तो हम अपने पास लिखते हैं जी, हाउ डज इन्वायरमेंट हाउ डज द इन्वायरमेंट अफेक्ट द पोजिशन हाउ डज इन्वायरमेंट अफेक्ट द पोजिशन ऑफ द पीक इन एनएमआर। एनएमआर में आपके पास पीक की जो पोजिशन है वो कैसे अफेक्ट होती है। ठीक है, तो अब आपने इधर थोड़ा सी बात समझनी है कि कुछ आपके पास, जैसे मैं ऊपर एथेनोइक एसिड वाली एग्जांपल ले लेता हूँ। जो एथेनोइक एसिड है इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन के कितने एनवायरमेंट्स हैं, तो आप बता सकते हैं।
जी, और ये जो भी हम बात पढ़ेंगे ना, दिस ऑल्सो अप्लाइज टू प्रोटॉन एनएमआर एंड कार्बन 13 एनएमआर। हम जरा कार्बन 13 से करेंगे तो आपको थोड़ा क्लियरली समझ आएगा हम क्या करना चाह रहे हैं। इसमें कार्बन 13 के कितने आपके पास एनवायरमेंट्स हैं, या कार्बन के कितने दो। एनवायरमेंट्स हैं? दो एनवायरमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। एक ऐसा कार्बन है जो कि 3 हाइड्रोजन और आगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और एक ऐसा कार्बन है जो कि इटसेल्फ कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन है। ठीक है, तो दो टोटल आपको इसमें क्या नजर आएंगे? एनवायरमेंट्स नजर आएंगे। इन दोनों एनवायरमेंट्स में क्या फर्क है? अब जरा इधर सुनना। ये जो फर्स्ट एनवायरमेंट है, ठीक है, ये जो फर्स्ट एनवायरमेंट है, इसमें कार्बन किस टाइप ऑफ एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है? हमारे पास कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसी है जो फर्स्ट एनवायरमेंट है, इसमें कार्बन जो आपके पास है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या नॉन पोलर बॉन्ड बना रहे हैं, या आपके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। जबकि जो सेकंड एनवायरमेंट आपको नजर आ रही है, उसमें कार्बन किस तरह के एटम के साथ जुड़ा हुआ है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या जो पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड है, या जो एनवायरमेंट है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आने की वजह से आपकी पीक की पोजीशन चेंज हो सकती है। ठीक है ना, और चेंज इसी वजह से होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया। तो हमारे पास हम इसको कह लेते हैं जी कि ये वाला जो आपके पास है, ये जो फर्स्ट वाला आपके पास कार्बन है ना, इसको फ्लिप कराने के लिए, जो फर्स्ट कार्बन 13 है, इसको फ्लिप कराने के लिए, ताकि ये एनर्जी उसके बाद रिलीज करे और कार्बन 13 एनएमआर में ये आपके पास एक पीक क्रिएट करके दे, जिससे हम इसको आइडेंटिफाई करें। ये क्या करेगा? ये लेस एनर्जी रिलीज करेगा, लेस एनर्जी। और ये जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ अटैच हुआ है, इसको मोर एनर्जी चाहिए फ्लिप होने के लिए, या जब फोटोन एब्जॉर्ब करेगा फ्लिप होने के लिए, तो मोर एनर्जी वाला फोटोन इसने क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, अब इसकी रीजनिंग क्या है वो मैं आपको लिखवाने लगूंगा आपको। तो हम जरा देखते हैं एनवायरमेंटल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्रोटॉन्स को हम जरा स्टडी करते हैं। डिफरेंस बिटवीन बोथ न्यूक्लियाई। एक जो आपका न्यूक्लियस है ना, ये जो फर्स्ट न्यूक्लियस है कार्बन 13 वाला, ये जो है ना, इसके पास एक जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो ज्यादा डिस्टोर्टेड नहीं है, क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स नहीं लगे हुए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या है? आपके पास डिस्टोर्टेड नहीं है। जबकि जो सेकंड वाला कार्बन है, इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते होते हैं? बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, और वो कैसे खींचते हैं? वो इलेक्ट्रॉन तोड़ता तो नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा वाला आपके पास कार्बन है, सेकंड कार्बन, उसमें न्यूक्लियस जो है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा है। सर आप थोड़ा सा ऊपर जा सकते हो? हाँ जी, क्या करना है ऊपर जाने का? देखो वो लिखना है। जी, तो अब हमारे पास दोनों न्यूक्लियस सेम है, दोनों कार्बन 13 के न्यूक्लियस है, लेकिन एक जो फर्स्ट वाला न्यूक्लियस है, दिस वन, यहाँ पे जो आपके पास न्यूक्लियस है, ये आपके पास जो है, इसको हम कहते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं जुड़ा हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या है? मेंटेन्ड है। ठीक है, लेकिन जो कार्बन, जो दूसरा एनवायरमेंट वाला कार्बन है, कार्बन नंबर 2, अगेन न्यूक्लियस सेम है, कार्बन 13 का ही है, लेकिन उसका जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो डिस्टॉर्टेड है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा जब इन दोनों पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी फ्लिपिंग के लिए एनएमआर के दौरान? ठीक है, तो ये न्यूक्लियस क्योंकि लेस शील्डेड है, लेस शील्डेड है, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा फील करेगा या कम फील करेगा? सवाल का जवाब। अगर लेस शील्डिंग है, इस न्यूक्लियस पे ज्यादा एक्सपोज्ड है, तो क्या ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा जोर से फील करेगा या हल्की फील करेगा? हाँ जी, ज्यादा फील करना चाहिए ना इसको, क्योंकि कोई शील्डिंग ही नहीं है। जबकि जो दूसरा वाला आपके पास है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्टेड ना होने की वजह से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको कैसी फील होगी? वीकर फील होगी। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस के साथ ज्यादा क्या नहीं कर पा रही? इंटरैक्ट नहीं कर पा रही। ठीक है, दोबारा सुन लो कि आपके पास जो फर्स्ट वाला केस है, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कार्बन का न्यूक्लियस नहीं जुड़ा है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो डिस्टॉर्टेड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट ना होने की वजह से इधर क्या है? न्यूक्लियस क्या है? मोर शील्डेड है। जब न्यूक्लियस ज्यादा शील्डेड है तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा फील नहीं करेगा। ठीक है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा फील नहीं हो रही होगी उसको। जबकि दूसरे केस में जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, जो इस कार्बन के न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ था, उस केस में जब इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को उसने अपनी तरफ खींच लिया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने, तो आपका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा ज्यादा एक्सपोज है, लेस शील्डेड है या एक्सपोज ज्यादा है। तो अब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगी? वो न्यूक्लियस पे ज्यादा अपना अफेक्ट देगी, या न्यूक्लियस ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को फील करेगा। ठीक है, अब ज्यादा या कम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फील करने से क्या होगा कि जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा फील किए, तो इसी न्यूक्लियस अगर इस पे ज्यादा जोर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फील हो रही है, तो हम इसे लिख लेते हैं फील्स मोर ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो रही है इसको फील, तो फिर इसको फ्लिप कराने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी वो भी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? अगर फॉर एग्जांपल बाहर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और आप इसको फ्लिप कराना चाहते हैं, इसको एंटी पैरेलल पोजीशन में भेजना चाहते हैं, तो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फील्ड के खिलाफ आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी या कम? टू फ्लिप द प्रोटॉन या फ्लिप द न्यूक्लियस, क्या करना पड़ेगा? जवाब देना साथ साथ।
ये न्यूक्लियस जो है हमारे पास, ये ज्यादा एनर्जी या ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को फील कर रहा है बाहर से। ठीक है, अब ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है फील्ड, तो इसका मतलब है कि इसमें ज्यादा जोर लगा हुआ है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का। तो आपको फ्लिप कराने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी, मेरा सवाल ये है। इसको कम फ्लिप, एनर्जी। कम एनर्जी क्यों देनी पड़ेगी? ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जब मैग्नेट ज्यादा जोर से आपके पास अट्रैक्ट करे होते हैं एक दूसरे को, तो उनको पुल अपार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? ज्यादा जोर लगाना पड़ता है या कम लगाना पड़ता है? ज्यादा जोर। ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो फिर इस वाले केस में आपको क्या करना पड़ेगा? जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा फील कर रहे हैं, तो फिर मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फ्लिप दिस न्यूक्लियस, रिक्वायर्ड टू फ्लिप द न्यूक्लियस। ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। लेस वाले पता नहीं क्या सोच रहे हैं लेस बोलने के लिए। सिंपल सी बात है कि अगर आपका न्यूक्लियस ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फील कर रहा है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ज्यादा इन्फ्लुएंस में है, तो ज्यादा अट्रैक्शन है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के उस पर, आपको उस अट्रैक्शन को ब्रेक करके उसको फ्लिप करना है। तो आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी पैरेलल से एंटी पैरेलल भेजने के लिए इसको। और जो आपके पास ज्यादा शील्डेड न्यूक्लियस है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा फील ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो बड़ा वीकली अलाइंड होगा। आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो अपनी एंटी पैरेलल पोजीशन में चला जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम ज्यादा शील्डिंग की वजह से फील्स लेस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सो इजियर टू फ्लिप, इजियर टू फ्लिप, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। तो ये दो न्यूक्लियस जो है हमारे पास, अगर हमें यहाँ से पता लग रहा है कि एनवायरमेंट इन दोनों का क्या था, डिफरेंट था। और जब एनएमआर में पीक्स आएंगी, वो क्यों डिफरेंट आएंगी? क्योंकि आपके पास जब एनवायरमेंट डिफरेंट है, तो फिर उस प्रोटॉन को उस एनवायरमेंट में फ्लिप करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट एनर्जीज अब्जॉर्ब होंगी, डिफरेंट एनर्जीज रिलीज होंगी, डिफरेंट जगह पे आपके पास पीक्स क्रिएट होंगी। ठीक है ना? तो हमारे पास हम नोट लिखते हैं एक, हम इनको नाम देने लगे, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो हम कहते हैं ए इज बॉन्डेड टू, ए वाला जो न्यूक्लियस है इज बॉन्डेड टू एटम ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसके अलावा ए इज मोर शील्डेड फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? यार ये अभी मैंने लेबल किया है, अच्छा। ये वाला जो फर्स्ट वाला न्यूक्लियस है दिस इज ए, सेकंड वाला न्यूक्लियस को बी बोल दिया मैंने, ताकि फॉर रेफरेंस हमें बताऊं अच्छा। किसकी बात करें। ठीक है, और जो बी है हमारे पास इज बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसकी वजह से बी इज लेस शील्डेड फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बी की कम शील्डिंग है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। और आगे लिखो अपने पास कि सिंस बी फील्स मोर ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सो हायर एनर्जी रेडियो फोटोन, रेडियो वेव्स आपको बताया था कल, उसकी वेवलेंथ से इधर क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो हायर एनर्जी फोटोन, व्हाई डू यू से ए एटम ऑफ सिमिलर, क्या बोल रहे हो? व्हाई डिड यू से एटम ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर ए एंड नॉट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन सेम ही होती है। सो हायर एनर्जी रेडियो फोटोन, हायर एनर्जी रेडियो फोटोन विल बी रिक्वायर्ड फॉर रेजोनेंस, रिक्वायर्ड फॉर रेजोनेंस। और रेजोनेंस का मतलब क्या था? कि पैरेलल से एंटी पैरेलल भेजने के लिए, इन दो अरेंजमेंट्स में रेजोनेट करने के लिए आपको जो एनर्जी इधर चाहिए होगी वो क्या होगी? लार्ज होगी। ठीक है, ग्रेटर फॉर बी, एनर्जी विल बी ग्रेटर फॉर बी। जी, इधर तक बात क्लियर है यस सर। कि जो एटम ऐसा है जो ज्यादा क्लोज टू इलेक्ट्रोनेगेटिव है या अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर फिर हमें क्या करना पड़ता है? ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, क्योंकि उसकी शील्डिंग कम होती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस पर ज्यादा जोर लगा रही होती है, तो उसको पैरेलल से एंटी पैरेलल पोजीशन में जाने के लिए ज्यादा जोर की जरूरत है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। ठीक है ना? ये ऐसे ही जैसे मैं आपको सही जोर से पकड़ लूँ, तो आपको छुड़वाने के लिए फिर मुझे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है ना? मेरे से अपने आप को छुड़वाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, जबकि ए वाले केस में मैं आपको ढीला सा पकड़ लूँ, तो आपको छुड़वाने के लिए भी फिर ढीली सी एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। अच्छा, अब हम आते हैं आगे जरा इसके ग्राफ पे, एनएमआर का ग्राफ किस तरह का नजर आएगा आपको। अच्छा, बाकी दोनों बातें भी इसी तरह ही हैं। अगर प्रोटॉन का न्यूक्लियस है, तो प्रोटॉन का न्यूक्लियस भी यही देखा जाता है कि ज्यादा क्लोज टू इलेक्ट्रोनेगेटिव है या सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के साथ अटैच्ड है, किस तरह के। जैसे कार्बन 13 को देखा, उसी तरह प्रोटॉन को भी देखते हैं। अब जरा आते हैं इसका, हमारे पास जो एनएमआर स्पेक्ट्रम होता है वो लिख लो अपने पास कि एनएमआर स्पेक्ट्रम, और उसको रीड किस तरह करना है, हाउ टू रीड।
अब एनएमआर स्पेक्ट्रम ना सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हैं जिसकी आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। एक तो ये कि आपके पास इसमें सिर्फ एक ही एक्सिस होगा, ठीक है, जिसपे हम अपनी वैल्यू फॉर केमिकल शिफ्ट और यूनिट होता है पार्ट्स पर मिलियन, उसमें प्लॉट करते हैं इसको, ठीक है। और ये वैल्यूज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इंक्रीज करती हैं, यानी जीरो से स्टार्ट होगी और फिर 50, 100, 150, 200 एंड फिर इसी तरह 250। आपके पास अभी मैंने डमी वैल्यूज दी हैं, वैसे प्रोटॉन एनएमआर में इतनी छोटी वैल्यूज नजर आएंगी केमिकल शिफ्ट की, कार्बन 13 में डिफरेंट वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो वो दोनों हम करेंगे, अभी के लिए सिर्फ आपने ग्राफ को देखना है, थोड़ा सा इसका अंडरस्टैंड करना है कि क्या चीजें इधर लेबल होती हैं। तो ये हमारे पास प्रोटॉन एनएमआर में आपके पास एक तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पार्ट्स पर मिलियन में हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, और इसके बाद आपको इसमें पीक्स नजर आएंगी। एक चीज आपने याद रखनी है कि राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं अपफील्ड, राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं अपफील्ड, और लेफ्ट हैंड साइड जितना लेफ्ट जाएंगे उतना डाउन फील्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हम मूव कर रहे हैं तो हम डाउन फील्ड की तरफ जा रहे हैं, राइट हैंड साइड में है तो हम अप फील्ड की तरफ मौजूद हैं, ठीक है। तो अब एक और बात आपने यहां पे समझनी है कि अगर आपको एक पीक अप फील्ड की तरफ नजर आती है इसमें, ये मैं इधर दो पीक्स बनाता हूँ, एक पीक है जो अप फील्ड की तरफ है और एक पीक है जो थोड़ा सा डाउन फील्ड की तरफ नजर आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। अब जैसे हम ऊपर पढ़ के आए एनवायरमेंट्स का डिफरेंस होता है, तो पीक्स की पोजीशन पे कैसे डिफरेंस आएगा उसमें, ठीक है। इधर एक वैसे अभी के लिए सिर्फ लिख लो, जीरो पे ना आपके पास एक रेफरेंस पीक होती है, रेफरेंस पीक जो आपको बताएगी कि क्या जीरो से डिस्टेंस कितना है, ठीक है। ये रेफरेंस पीक है हमारी, एक रेफरेंस कंपाउंड यूज करते हैं, उसकी पीक एट 0 पार्ट्स पर मिलियन की केमिकल शिफ्ट वैल्यू पे आती है आपके पास, और उसको इधर लेवल कर लेना, टीएमएस बोलते हैं उसको। बाद में बढ़ाऊंगा कि टीएमएस क्या है, उसका क्या काम है, ठीक है। अभी के लिए हमने सिर्फ रेफरेंस पीक रखी हुई है कि ये वाला जो मार्क है ये अब फील्ड में सबसे हाईएस्ट मार्क है, ठीक है, जीरो केमिकल शिफ्ट वैल्यू पे टीएमएस की पीक। अब इससे जो जितना दूर जा रहा है वो उतना डाउन फील्ड मूव करते जा रहा है। ये लिखे हमने ग्राफ। अच्छा, अब इस ग्राफ में आपको नजर आ रही है दो पीक्स, एक ये पीक है और एक ये पीक है। अब दो पीक्स होने का मतलब क्या है, अगर आपके पास एनएमआर के स्पेक्ट्रम में दो पीक्स हैं, इसका क्या मतलब होगा कि कंपाउंड में, अभी मैं कह देता हूँ, ये कार्बन 13 के लिए भी यही है और प्रोटॉन एनएमआर के लिए भी यही है, ठीक है। अभी के लिए मैं जूम करें, अगर मैं कहता हूं चलो कार्बन का बताओ, प्रोटॉन भूल जाओ, अगर दो पीक्स हैं इसका क्या मतलब है, आपके कंपाउंड में कार्बन के टोटल एनवायरमेंट्स कितने हैं जी। अगर दो पीक्स हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमारे कंपाउंड में कार्बन के टोटल एनवायरमेंट्स कितने नजर आएंगे हमें, दो नजर दो। आएंगे जी, सिर्फ दो आपको एनवायरमेंट्स नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब वो एनवायरमेंट के बारे में ये पीक की पोजीशन आपको क्या बता रही है, अब इधर जरा वैल्यू को समझना, 50 पीपीएम का क्या मतलब है और 200 पीपीएम का क्या मतलब है। पीपीएम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। और ये केमिकल शिफ्ट इज बेसिकली रिलेटेड टू द रेडियो वेव्स जो आपको फ्लिपिंग के लिए जरूरत पड़ेंगी, ठीक है। तो हमारे पास अगर 50 पार्ट्स पर मिलियन यानी एक छोटी वैल्यू पे फ्लिपिंग हो गई है, इसका क्या मतलब होता है, या लेस एनर्जी की रेडियो वेव्स पे फ्लिपिंग हो गई है, तो इसका क्या मतलब होता है कि ये जो आपके पास एटम है इज फर्दर अवे, ज्यादा आसानी से फ्लिप हो गया ना, इज फर्दर अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी शील्डिंग ज्यादा है, शील्डिंग ज्यादा है तो इसका मतलब है कि फिर इसको फ्लिप करना आसान है, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करेगी। जबकि ये जो और ये वाली जो आपके पास है ये थोड़ी अप फील्ड वाली है, ठीक है, थोड़ी अप फील्ड मौजूद है, इसका मतलब है कि अप फील्ड होने का मतलब है आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से थोड़ा दूर है, ये कार्बन ऐसा है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर है, इसका मतलब है कि इसको आपको फ्लिप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 50 पार्ट्स आउट ऑफ अ मिलियन की जोर लगानी पड़ी है, ठीक है ना। अगर आप 1 मिलियन पार्ट्स ले लें उसमें से सिर्फ 50 पार्ट्स आपको इस वाली कार्बन के न्यूक्लियस को फ्लिप करने के लिए चाहिए, या हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को फ्लिप करने के लिए चाहिए। जबकि जो दूसरी पीक आपको नजर आ रही है वो ज्यादा कहाँ मौजूद है, डाउन फील्ड मौजूद है। तो जितना डाउन फील्ड जा रहे हैं उतना क्लोजर टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आप चलेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो पीक है इसमें हम ये लिख सकते हैं कि दिस एटम, ये वाला जो एटम है इज क्लोजर टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसकी वजह से लेस शील्डिंग है, ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो रही है फील इसको, तो मोर डाउन फील्ड नजर आएगा। क्योंकि अब देखो जरा, तो इसको फ्लिप करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, हमें पिछली वाली पीक से ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब हमें इसमें फॉर एग्जांपल 160 पार्ट्स पर मिलियन चाहिए, आउट ऑफ एवरी 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ रेडियो वेव आपको 160 पार्ट्स चाहिए इसको फ्लिप कराने के लिए। और कब ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है फ्लिप कराने के लिए, जब आपका एटम क्या हो, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड हो, जब न्यूक्लियस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड हो, लेस शील्डेड हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, तो ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फील होगी उसको, और आपको हायर एनर्जी का रेडियो फोटोन चाहिए फॉर फ्लिपिंग, ठीक है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के करीब है या उसके साथ अटैच्ड है वो वाली पीक्स आपको किधर नजर आएंगी, डाउन फील्ड नजर आएंगी। अब दोबारा सुन लो क्योंकि एक बार में क्लियर नहीं होती बात। जो एटम्स
ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड हैं या उसके बहुत करीब हैं, ठीक है, उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होता है, डिस्टॉर्टेड होता है। ठीक है, डिस्टॉर्शन की वजह से न्यूक्लियस थोड़ा ज्यादा एक्सपोज्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा फील करेगा, जिसकी वजह से फ्लिपिंग करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब इधर ग्राफ में देखो, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के करीब है वो ज्यादा डाउन फील्ड नजर आएगी पीक आपको। ठीक है, और जो सर जी सर डिस्टॉर्टेड अगर है, हम्म सर अगर डिस्टॉर्टेड है तो उसके अंदर उसको ज्यादा एनर्जी क्यों चाहिए होगी, उसको कम नहीं चाहिए। यार ये ये देखो, सॉरी, अच्छा पैरेलल से वो एंटी ठीक है, पैरेलल आप में जाना है कंफ्यूजन कि एंटी बिल्कुल पैरेलल से पैरेलल में बिल्कुल जाना है। जायज कंफ्यूजन है, लेकिन आपने ये देखना है, न्यूक्लियस इज अ मैग्नेट, ठीक है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको कब ज्यादा फील होगी, जब ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से गुजरेंगी। जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्टेड है तो ये जो प्रोटेक्शन दे रहे थे न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वाले, वो एक साइड पे चले गए। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस है वो एक्सपोज्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा उसको क्या करेगी, उसके साथ इंटरेक्ट करेगी। ठीक है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस देख लो, इस केस में न्यूक्लियस ज्यादा प्रोटेक्टेड है, इस वाले केस में न्यूक्लियस ज्यादा प्रोटेक्टेड है। ठीक है, इंटरफेरेंस है फ्रॉम द शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पा रही। ठीक है, वीक इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे ही है। तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने ज्यादा जोर नहीं लगाया हुआ तो आपको इसको फ्लिप कराने के लिए भी ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये अभी पैरेलल है और एंटी पैरेलल में जाने के लिए। हाँ पैरेलल है ना अभी, वो देखो नेचुरली तो हाँ न्यूक्लियर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसको पैरेलल अरेंजमेंट में ही लेके जाना चाहते हैं, लेकिन जब वो पैरेलल में लेके गया तो उसको पैरेलल में ले जाने के लिए उसने जो एनर्जी लगाई वो थोड़ी सी है, तो आपको एंटी पैरेलल में भेजने के लिए भी थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ी। राइट सर। जबकि जो सेकंड वाला केस है उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए साइड पे, अब न्यूक्लियस ज्यादा एक्सपोज है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा क्या कर सकती है, इसके साथ इंटरेक्ट कर सकती है, ज्यादा फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स। तो अब पैरेलल टू एंटी पैरेलल भेजने के लिए आपको भी फिर ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये कब पॉसिबल है, जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्टेड हो, वो कौन करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम करेगा। राइट सर। अच्छा, अब हमारा कंपाउंड जैसे ये वाला कंपाउंड था, हमने कहा यार CH3, C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH, आप इधर से देख के बताएं कि कौन सी वाली पीक किस वाले कार्बन की हो सकती है। दो पीक्स नजर आ रही है, दो एनवायरमेंट्स हैं दोनों एक एसिड में, आपके पास कौन सी पीक, आपने अप फील्ड और डाउन फील्ड करके बताने, ये डाउन फील्ड वाली पीक किसकी हो सकती है। हाँ जी, कार्बोक्सिलिक वाला जो कार्बन है ये ज्यादा डाउन फील्ड नजर आना चाहिए, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है, इसकी लेस शील्डिंग होगी तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको फ्लिप करने के लिए, इसलिए एक हायर वैल्यू पे इसको नजर आना चाहिए आपको, यानी ज्यादा डाउन फील्ड नजर आएगा। और ज्यादा अप फील्ड कौन सी होगी, ये जो कार्बन है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर है, फर्स्ट वाला CH3 वाला कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर है, जिसकी वजह से ज्यादा शील्डिंग होगी और इसकी जो आपको फ्लिपिंग के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी वो थोड़ी सी होगी। ठीक है ना, तो ये हमें अप फील्ड नजर आएगा, तो ये वाला जो पीक है ये हमें अप फील्ड नजर आएगी, और ये वाली पीक जो है हमें डाउन फील्ड नजर आनी चाहिए, या अप फील्ड नहीं नजर आनी चाहिए। ठीक है ना, इसी तरह अभी तक चलो कार्बन को इग्नोर करो, हाइड्रोजन को देखते हैं, कार्बन को भूल जाओ थोड़ी देर, हाइड्रोजन को देख लो, प्रोटॉन्स के कितने इन्वायरमेंट्स हैं इसमें, एक ये वाला है और एक ये वाला इन्वायरमेंट। अब इनमें से कौन सा डाउन फील्ड नजर आना चाहिए, प्रोटॉन, ये वाला, ये डाउन फील्ड नजर आएगा, क्यों, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हुआ है, तो इसको फ्लिप कराने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी तरह ये जो प्रोटॉन्स हैं ये हमें अप फील्ड नजर आएंगे, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बहुत दूर है, तो ये हमें अप फील्ड पीक नजर आएगी। ठीक है, बात समझ आ रही है, सिंपल सा रूल है, जो आपके पास अप फील्ड पीक्स आ रही है वो वाला एटम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर है, या वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर है, और जो ज्यादा डाउन फील्ड या ग्रेटर वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट पे नजर आ रहे हैं वो किधर है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के करीब है या उसके साथ अटैच्ड है। ठीक है ना, तो पहले तो ये पता होना चाहिए पीक की पोजीशन आपको क्या बताती है। सही है, तो हमें जो ज्यादा करीब टू जीरो आ रहे हैं वो अप फील्ड है, जो ज्यादा करीब टू लार्जर वैल्यू आ रही है, एंड पे आ रहे हैं 200 250 के करीब आ रहे हैं, तो वो डाउन फील्ड मौजूद है। अप फील्ड का मतलब क्या होता है और डाउन फील्ड पीक का मतलब क्या होता है, ये अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि डाउन फील्ड से क्या मतलब है मेरा और अप फील्ड से क्या मतलब है मेरा। जी, इधर तक बात क्लियर है। अब जरा रेफरेंस पे बात कर लेते हैं, हमारा जो रेफरेंस कंपाउंड हम यूज करते हैं ना, जिसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो हम उसको, अब ये रेफरेंस कंपाउंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो जो हम रेफरेंस पीक यूज करते हैं या स्टैंडर्ड यूज करते हैं, जिसके रिलेटिव हम बाकी सारी पीक्स को देखते हैं, वो हमारा कंपाउंड है जी TMS। TMS स्टैंड्स फॉर टेट्रा मीथाइल सीलेन, टेट्रा मीथाइल सीलेन, और इसका फॉर्मूला आपके पास हमें बनाना आना चाहिए। जो TMS है उसका फॉर्मूला आप देख लें कि आपके पास एक सिलिकॉन है जो 4 मीथाइल्स के साथ अटैच हुआ है। दो मिनट देना जी, तो हमारे पास जो TMS है ना,
ये आपके पास केमिकली इनर्ट है, या इसके इतना ज्यादा शील्डेड है, इसमें जो कार्बन एंड हाइड्रोजन है इतने ज्यादा शील्डेड है ड्यू टू ऑल द मिथाइल ग्रुप्स, इतना ज्यादा शील्डेड है कि इसको आपको फ्लिप करने के लिए बिल्कुल भी थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है। एट 0 ppm ही क्या हो जाता है, फ्लिप हो जाता है। ठीक है ना, ये इतना ज्यादा शील्डेड है कि इसको फ्लिप करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 0 ppm की एनर्जी लगती है। तो आप इधर अपने पास लिख लें, जो टीएमएस की पीक नजर आएगी आपको इन सारे हाइड्रोजन्स की, ठीक है, इन सारे हाइड्रोजन्स की या इन सारे कार्बन का एनवायरमेंट कैसा है, सेम। ठीक है ना, टीएमएस में जितने कार्बन है जितने हाइड्रोजन है सबका एनवायरमेंट सेम है, तो एक पीक नजर आएगी। इन सब की फ्लिपिंग भी बहुत आसान है, इस वजह से ये सारे आपको कहाँ नजर आएंगे, ये आपको एट 0 ppm इनकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो आप इधर लिख लें अपने पास कि इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, केमिकल शिफ्ट इन ppm जो है आपके पास वो होगा जी 0 ppm। तो एट 0 हमें जो पीक नजर आती है उसको हम कहते हैं रेफरेंस पीक। ठीक है ना, ये जो 0 पे नजर आ रही है हमारी रेफरेंस पीक है, यानी टीएमएस की पीक है। टेट्रामिथाइल सीलेन ये हमारा रेफरेंस कंपाउंड है, इसके रिलेटिव हम बाकी कंपाउंड्स को फिर जज करते हैं कि उनकी जो पीक्स हैं वो टीएमएस के हिसाब से कितना डाउन फील्ड आ रही है, कितना अप फील्ड आ रही है। ठीक है, तो आप लिख लो जी अदर पीक्स आर रिलेटिव टू टीएमएस, अदर पीक्स आर रिलेटिव टू टीएमएस। ठीक है, और इसके रीजन क्या है कि टीएमएस इज केमिकली इनर्ट। जिसकी वजह से इसकी पीक जो है आपको 0 ppm पे नजर आती है। तो ये हमारा रेफरेंस कंपाउंड है, ज्यादा आपको इसको सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने याद रखना है जैसे आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा जो शी सेल होता था वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता था हमारे पास, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस कंपाउंड है जिसकी पीक हमें पता होनी चाहिए कि एट 0 ppm आती है, और इसके रिलेटिव हम बाकी सारों को जज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी ये जो थ्योरी है, ये बैकग्राउंड नॉलेज थी, वो यहाँ तक एंड हो जाती है। आगे अब अपने पास आप हेडिंग लगा लें फॉर प्रोटॉन एनएमआर। अब सिर्फ इसको नॉलेज को अप्लाई करना है आपने, बाकी इसमें कुछ रह नहीं है, और फिर सवाल वगैरह हैं जो आपको आने चाहिए बस। प्रोटॉन एनएमआर यानी H1 NMR। ठीक है, इसमें आपने याद रखना है, हम हाइड्रोजन के एनवायरमेंट्स को देखते हैं। हाइड्रोजन एनवायरमेंट्स आर स्टडीड इन प्रोटॉन एनएमआर, और सैंपल को हमने किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करके यूज करना है। और प्रोटॉन एनएमआर में आपके जो सॉल्वेंट है, सैंपल में तो हाइड्रोजन होंगे ही होंगे, उन्होंने पिक्स क्रिएट करनी है, लेकिन जो सॉल्वेंट है उसमें कोई हाइड्रोजन या प्रोटॉन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो सैंपल इज डिजोल्व्ड इन सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट हम ऐसा यूज करेंगे शुड नॉट क्रिएट, सॉरी शुड नॉट कंटेन प्रोटॉन इटसेल्फ। ठीक है, क्योंकि फिर वो रिजल्ट्स में इंटरफेयर करेगा, उसकी अपनी पीक्स भी आना शुरू हो जाएंगी। तो हम CHCl3 के बजाय क्या कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं जिसमें आपके पास हाइड्रोजन ना हो या प्रोटॉन ना हो, तो हम आप CCl4 यूज कर लो। ठीक है, या CHCl3 के बजाय आप क्या यूज कर लें, CDCl3 यूज कर लें। ठीक है, आप प्रोटॉन के बजाय उसका हेवियर आइसोटोप ड्यूट्रियम यूज कर लें। ठीक है ना, तो ये हम क्या नहीं कर सकते, इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपके पास इटसेल्फ प्रोटॉन है जो अपनी पीक क्रिएट करके देगा, विल क्रिएट इट्स ओन पीक। तो CCl4 यूज कर लो, ठीक है, CDCl3 यूज कर लो, ये भी ठीक है, ड्यूट्रियम हो प्रोटॉन की जगह। ठीक है, इसी तरह आपके पास प्रोटॉन एनएमआर में टीएमएस जो हमारे पास है, ये हमारी रेफरेंस पीक होगी। टीएमएस इज द रेफरेंस पीक एट केमिकल शिफ्ट ऑफ 0 ppm, एट केमिकल शिफ्ट ऑफ 0 ppm। ठीक है, 0 ppm पे आपको क्या मिलेगी, एक रेफरेंस पीक मिलेगी। तो ये कुछ बातें हैं जो आपने प्रोटॉन एनएमआर के लिए याद रखनी है कि एक तो प्रोटॉन्स का एनवायरमेंट देखते हैं, कार्बन्स का नहीं देखते इसमें। प्रोटॉन्स के एनवायरमेंट देखते हैं, उस हिसाब से पीक्स इधर आएंगे आपके पास, और जो सॉल्वेंट यूज करना है उसमें प्रोटॉन इटसेल्फ नहीं होना चाहिए। ठीक है, टीएमएस यूज करेंगे फॉर रेफरेंस कंपाउंड, तो हमारे पास टीएमएस का आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, टेट्रामिथाइल सीलेन है, तो सिलिकॉन के साथ 4 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हुए हैं। हमें लिखता हूँ जी प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ एथेनोइक एसिड, प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ एथेनोइक एसिड। ठीक है, तो जो एथेनोइक एसिड का प्रोटॉन एनएमआर का स्पेक्ट्रम है, अच्छा प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम में आपने याद रखना है 0 टू ना आपको 12 तक वैल्यूज नजर आएंगी, जो प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम हमारा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये कर लेते हैं 11 एंड 12। इस तरह करके आपके पास 12 तक वैल्यू जो है हमें नजर आती है, हाइस्ट वैल्यू 12 तक नजर आएगी। इसको अगर आपने देखना है तो हमारे पास 2 मिनट में जरा डाटा बुकलेट में दिखाता हूँ आपको। ये कार्बन 13 देखो, कार्बन 13 की वैल्यूज ऑफ केमिकल शिफ्ट फॉर डिफरेंट एनवायरमेंट्स। ठीक है, इसकी रेंज देखें कहाँ से कहाँ तक जा रही है, इसकी रेंज होती है फ्रॉम 0 टू, ये देखो 220 तक 250 तक जाता है, ये जो कार्बन 13 एनएमआर का स्पेक्ट्रम होता है। जबकि जो प्रोटॉन एनएमआर का स्पेक्ट्रम है, इसकी वैल्यूज देखो, रेंज देखो राइट हैंड साइड पे सबसे, तो इसकी वैल्यूज कहाँ तक जा रही है, देखो 12 तक जाती है इसकी वैल्यूज, यहाँ पे देखो, तो इसकी वैल्यूज 12 तक जाती है, 0 से लेकर 12 13 भी चली जाती है, तो आपके पास इधर छोटी रेंज है। जबकि कार्बन 13 में देखें तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू देखो काफी ज्यादा बड़ी है। ठीक है ना, राइट हैंड साइड पे देखें,
तो ये सारे इन्वायरमेंट्स हैं इधर उसने आपको दिए हैं, आपने जैसे उधर आप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में आइडेंटिफाई करते थे कि कौन सा इन्वायरमेंट है आपके पास, कौन सा फंक्शन ग्रुप होना चाहिए, कौन सी पीक की रेंज बनती है, इसी तरह यहाँ पे भी यही काम होगा। लेकिन शुरू में जरा अभी हम खुद ही बातें सारी लिखेंगे। तो कार्बन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ठीक है, ये हमारे पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज आ गई। और एक चीज यहाँ पे आपको नजर आनी चाहिए, वो क्या है, टीएमएस की पीक एट 0 पार्ट्स पर मिलियन पे आपको एक टीएमएस की पीक नजर आएगी। ठीक है, ये हमारी टीएमएस की रेफरेंस पीक है, ये 0 पार्ट्स पर मिलियन पे हमें नजर आनी चाहिए। अब जरा हम आते हैं कि एथेनोइक एसिड में आपको एक जो पीक नजर आएगी वो आपको तकरीबन किधर नजर आ रही होगी, पार्ट्स पर मिलियन 2 वैल्यू पे। और एक जो पीक है आपको वो तकरीबन 12 के पास नजर आ रही होगी। ठीक है, और फिर आपको समझना है कि ये पीक हाइट का क्या मतलब होता है, इस पीक को कि मैंने हाइट है उसको ऊंचा या नीचे क्यों किया हो। अच्छा, अब आपने जो अपना एथेनोइक एसिड है उसको प्रोटॉन एनएमआर के स्पेक्ट्रम से गुजारा और आपको रिजल्ट मिला ये वाला ग्राफ। ठीक है, पहले तो जरा दो तीन चीजें लेबल कर देते हैं। एक तो ये कि जो जो वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही हैं ये किधर मौजूद है, डाउन फील्ड में, और जो ज्यादा राइट हैंड साइड या टीएमएस के करीब है वो किधर मौजूद है, अप फील्ड में। ठीक है, डाउन फील्ड पीक कब आती है और अप फील्ड पीक कब आती है। डाउन फील्ड कब आती है, जब प्रोटॉन्स क्या हों, लेस शील्डेड हो। ठीक है, लेस शील्डेड होंगे तो फिर आपके पास ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेंगे, फ्लिप करना मुश्किल हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ज्यादा डाउन फील्ड नजर आएगा। ठीक है, प्रोटॉन्स आर लेस शील्डेड, और दूसरा प्रोटॉन्स आर क्लोजर टू कौन सा टाइप ऑफ एटम, टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लोजर भी हो सकता है, अटैच भी हो सकता है, जितना डाउन फील्ड है उतना क्लोजर है टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, और जो आपके पास अप फील्ड है वो प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, आर मोर शील्डेड। जब ज्यादा शील्डेड होता है तो फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करती, फ्लिप कराना आसान होता है, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसका मतलब है कि प्रोटॉन्स आर फर्दर अवे फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है ना, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का ग्राफ है। और अब इसमें हमने देखना है कि पीक की जो हाइट आ रही है वो क्यों डिफरेंस क्यों है। ठीक है, आपने अपना कंपाउंड हमेशा खोल के लिखना है अपने सामने। तो आपके पास ये जो कंपाउंड है दिस इज एथेनोइक एसिड। अब आप देखोगे यार कि यहाँ पे दो पीक्स हैं, इसका मतलब एथेनोइक एसिड में दो ही एनवायरमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, या एथेनोइक एसिड को देखो, दो एनवायरमेंट्स हैं प्रोटॉन्स के। एक एनवायरमेंट कौन सा है आपके पास, एक ये प्रोटॉन है जिसका एक अपना एनवायरमेंट है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है। और एक प्रोटॉन है आपके पास, सॉरी तीन ये प्रोटॉन्स हैं जो अपने एनवायरमेंट में पड़े हुए हैं। ठीक है, इन तीनों प्रोटॉन्स का एक अपना एनवायरमेंट है, ये कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये कार्बन चेन के साथ अटैच्ड है। ठीक है ना, तो दो आपके पास क्या नजर आ रहे हैं, टू एनवायरमेंट्स। सो टू पीक्स नजर आनी चाहिए, क्या दो ही पीक्स नजर आ रही हैं, बिल्कुल दो ही पीक्स नजर आ रही हैं। अच्छा, फिर इनमें से अप फील्ड पीक कौन सी होनी चाहिए और डाउन फील्ड पीक कौन सी होनी चाहिए। ये वाला जो प्रोटॉन है इट इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये किधर नजर आनी चाहिए, ज्यादा डाउन फील्ड में नजर आनी चाहिए। जबकि ये जो तीन प्रोटॉन्स हैं इधर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर है, तो ये किधर नजर आनी चाहिए, अप फील्ड नजर आनी चाहिए। ये किधर नजर आनी चाहिए, डाउन फील्ड नजर आनी चाहिए। ठीक है, तो हमें एक पीक नजर आ रही है डाउन फील्ड, डाउन फील्ड पे एक पीक नजर आ रही है ना आपको, ये वाली पीक कौन सी है, ये डाउन फील्ड वाली पीक है। ये किस हाइड्रोजन की हो सकती है, ये इस हाइड्रोजन की पीक हो सकती है। ठीक है, और एक ये आपको पीक नजर आ रही है अप फील्ड वाली पीक, हाइट भी ज्यादा उसकी, बताता हूँ क्यों हाइट ज्यादा है। तो ये तीन हाइड्रोजन ये जो वाले हैं इनकी अप फील्ड पे नजर आ रही है पीक हमें, समझ आ रही है बात। तो हमें पीक की पोजीशन बता रही है कि यार उसका किस तरह का नेचर होगा। और फिर जब हम ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज उठा के रेंजेस निकालेंगे ना, तो ये डाटा बुकलेट से डायरेक्टली आपको पता लग रहा होगा कि भैया इस रेंज में जब आए तो वो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, उस आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस तरह के पोर्शन होगा या किस तरह का प्रोटॉन है जो कनेक्टेड है उसमें। ठीक है ना, तो हमारे पास जो हमने पीक्स हैं उनको एटलीस्ट पोजीशन आइडेंटिफाई होनी चाहिए कंपाउंड में, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ है वो ज्यादा डाउन फील्ड नजर आएगा, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव से दूर है वो ज्यादा फील्ड नजर आएगा। अब इधर हाइट का फर्क क्यों है, आप देखें जो डाउन फील्ड पीक है ना उसकी जो भी हाइट है उसके 3 टाइम्स जो अप फील्ड पीक है उसकी हाइट है। क्यों, क्योंकि ये तीन हाइड्रोजन मिलकर बना रहे हैं, ये तीन हाइड्रोजन का सेम एनवायरमेंट था जिन्होंने पीक दी है, और ये एक हाइड्रोजन का एनवायरमेंट था जिसने एक पीक दी है। ठीक है, तो आपके पास पीक हाइट क्या बताती है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताती है। पीक हाइट गिव्स अस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक्स। तो पीक हाइट हमें क्या बताती है, जैसे वो पहली वाली जो अपफील्ड वाली पीक है, ये वाली ये जो अपफील्ड में मौजूद है, ये तीन हाइड्रोजन ने कॉज की थी, तो इसकी 3 टाइम्स हाइट होनी चाहिए, जो कि डाउन फील्ड वाली पीक है उसने सिर्फ एक हाइड्रोजन ने कॉज किया हो, तो उसकी पीक छोटी होनी चाहिए। ठीक है, होगी डाउन फील्ड ही लेकिन हाइट में छोटी होगी क्योंकि वो एक हाइड्रोजन की वजह से है। और जो अपफील्ड वाली पीक है वो अपफील्ड ही नजर आनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर है, लेकिन तीन हाइड्रोजन की वजह से, तो वो ज्यादा एक आपके पास हाइटेड पीक होनी चाहिए, ज्यादा ऊंची होनी चाहिए। ठीक है, तो हम जरा अपने पास कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हैं इसके रिलेटेड। क्या आपके पास जो ये कंपाउंड है, अब जरा डिटेल में लिख लेते हैं। ये जो कंपाउंड है इसमें आपके प्रोटॉन्स के कितने एनवायरमेंट्स नजर आ रहे हैं, दो एनवायरमेंट्स, एक इस प्रोटॉन के एनवायरमेंट है और एक जो है हमारे पास ये तीन प्रोटॉन्स है इनका एक अपना एनवायरमेंट है। ठीक है, तो एक पीक इन्होंने क्रिएट करनी है क्योंकि ये एक एनवायरमेंट है।
और एक पीक इसने क्रिएट करनी है, वन पीक, क्योंकि इसका अपना एनवायरमेंट हैज इट्स ओन एनवायरमेंट। ठीक है ना, तो दो पीक्स नजर आनी चाहिए। तो इसका मतलब है जी, टू एनवायरमेंट्स इज इक्वल टू टू पीक्स इन द स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, आप जाओ जरा स्पेक्ट्रम पे, तो तीन पीक्स है, ये भी है। तो ये किसकी पीक है? ये टीएमएस की पीक है, ये रेफरेंस पीक है। कंपाउंड की कौन सी पीक्स है? ये जो तो आपके पास टीएमएस के अलावा जितनी पीक्स नजर आ रही हैं, ये आपकी कंपाउंड की पीक्स हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास ये जो फर्स्ट पीक है, ये जो फर्स्ट एनवायरमेंट है, ये आपके पास हम लिखते हैं जी, दीज थ्री हाइड्रोजन्स आर फर्दर वे फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, इसका मतलब है ये क्योंकि मोर शील्डेड होंगे, फिर इसका मतलब है, और ये किधर मिलेंगे? अब फील्ड इसकी पीक नजर आनी चाहिए। इसी तरह ये जो हाइड्रोजन है, ये दिस हाइड्रोजन या प्रोटॉन इज अटैच्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो ये लेस शील्डेड होगा, जिसकी वजह से ये आपको डाउन फील्ड नजर आएगा। ठीक है, ये हमें डाउन फील्ड पे नजर आएगा। जी क्लियर है दी बात? अभी तक कोई मसला है इसमें? अभी मैं आपको स्पेक्ट्रम रीड करना सिखा रहा हूँ। डोंट वी यूज द एरिया अंडर, एरिया तो अंडर है ही नहीं ना पीक के कोई, एरिया अंडर पीक किधर से लेके आऊँ मैं? इसके नीचे कैसे एरिया निकालूंगा? आप उस दूसरी चीज़ को कंफ्यूज कर रहे हो, आप उसके स्पेक्ट्रम को कंफ्यूज कर रहे होगे। क्या नाम है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का ग्राफ होता है मेरे ख्याल है, या उसका क्रोमेटोग्राफी का ग्राफ को आप उसको कर रहे हो उसके साथ कंफ्यूज, उसमें एरिया अंडर पीक आप यूज करते हैं, लेकिन वो परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बताती है, इधर कोई एरिया अंडर पीक वाला सिस्टम नहीं है। पीक हाइट आपको बताती है, अंदाजा देती है पीक हाइट के कितने हाइड्रोजन की वजह से होनी चाहिए पीक जो आपकी है। बस आपने पीक हाइट को देख के ये समझना कि अच्छा इधर ज्यादा हाइड्रोजन है, और जो छोटी वाली पीक है उसमें कम हाइड्रोजन की वजह से, तो ये आपको आइडिया दे देगा कि स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। इधर तक बात क्लियर है? हाँ जी, आगे चलें। यस। अच्छा, अब सिर्फ एक छोटी सी बात करें, फिर खत्म करते हैं आज के लिए। मेरा ख्याल है इतनी बात काफी, फिर आप लोग नहीं तो कंफ्यूज होंगे। नेक्स्ट आप अपने पास लिख लें केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज, और थोड़ी सी ना मैं आपको वैल्यूज लिखवाता हूँ ताकि आपको ना समझ आए कि हमारे पास इन्वायरमेंट्स किस किस तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज और फिर इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, या आप टेबल ही बना लो। तो प्रोटॉन इन्वायरमेंट एंड उसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू इन पीपीएम। देखो, अगर कोई ऐसा प्रोटॉन हुआ, ऐसे प्रोटॉन्स हुए जो कार्बन चेन में अटैच्ड है, ठीक है, तो उसकी जो आपके पास वैल्यू आएगी वो 0.7 पार्ट्स पर मिलियन से लेके 1.6 पार्ट्स पर मिलियन तक होगी। ठीक है, अब हम किस तरह पता लग रहा है, हम जब रेंजेस देखेंगे हम देखेंगे यार 0.7 से 1.6 के दरमियान है, ठीक है, तो इसका मतलब है इस तरह का कोई प्रोटॉन है। ठीक है, जो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, जो आगे फर्दर कार्बन चेन में अटैच्ड है। इसी तरह अगर आपके पास ऐसे कोई प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन को जरा हाईलाइट करना है इसमें, क्योंकि प्रोटॉन्स के एनवायरमेंट की बात करें, ऐसे कोई प्रोटॉन्स हैं जैसे कार्बन से अटैच है जो क्लोज टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, ये ऐसे प्रोटॉन्स हैं जो ऑक्सीजन के क्लोजर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के क्लोजर है, तो फिर आपके पास इसकी वैल्यू 3.3 टू 4.3 पार्ट्स पर मिलियन के दरमियान नजर आनी चाहिए, यानी थोड़ा सा डाउन फील आना चाहिए उसको कंपैरेटिवली। फिर अगर आपके पास कोई ऐसे प्रोटॉन्स हैं जो कार्बोनाइल ग्रुप से कनेक्टेड है, ऐसा प्रोटॉन जो कार्बोनाइल के करीब है, तो इसका एक एनवायरमेंट है अपना, एक साइड पे कार्बोनाइल के करीब आ रहा है। ठीक है, तो कार्बोनाइल के जब करीब आएगा तो उसकी वैल्यू फ्रॉम 2.0 टू 2.9 पार्ट्स पर मिलियन पे आपको नजर आनी चाहिए। राफे क्या हो गया यार, माइक बंद करो ना मेरे भाई, बीच में आवाज। सॉरी। ठीक है ना, तो अगर इस तरह का कोई आपके पास प्रोटॉन है जो एक साइड पे कार्बोनाइल से कनेक्टेड है, तो उसकी जो पार्ट्स पर मिलियन की वैल्यू है वो 2.0 टू 2.9। ये मैं डमी वैल्यूज लिखवा रहा हूं फिर आपको समझाने के लिए कि हम कैसे जज करते हैं कि यार अच्छा केमिकल शिफ्ट इधर है, तो फिर उसको किस तरीके के एनवायरमेंट में होना चाहिए। ठीक है ना, हम केमिकल शिफ्ट की रेंज भी देखा करेंगे, और फिर देखा करेंगे क्या कंपाउंड में ऐसी पॉसिबिलिटी है या नहीं। फिर अगर कोई ऐसा प्रोटॉन है जो कार्बोक्सिलिक का प्रोटॉन है, सबर कलर चेंज करूं, फिर कोई ऐसा प्रोटॉन है जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड में लगा हुआ है, ये वाला प्रोटॉन, तो इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आपको नजर आएगी एट 11 टू 12 पार्ट्स पर मिलियन, यानी बहुत ज्यादा डाउन फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के आप बिल्कुल डायरेक्टली अटैच हुआ साथ। इसी तरह एल्डिहाइड की अगर बात करें तो एल्डिहाइड में भी प्रोटॉन होता है हमारे पास, तो एल्डिहाइड का जो प्रोटॉन होगा सी डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड एच। अब ये प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच तो नहीं है, लेकिन कार्बोनाइल के साथ अटैच है जिसमें ऑक्सीजन है, तो थोड़ा सा इसका डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑक्सीजन, तो इसका मतलब है कि थोड़ा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से थोड़ा फर्दर अवे है कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक वाला। तो इसकी वैल्यू भी आपको पार्ट्स पर मिलियन में थोड़ी सी आप फील नजर आएगी, इंस्टेड ऑफ 11.0 टू 12.0 आपको नजर आ जाएगा 10.0 पे। ठीक है, तो ये इस तरह करके हम एनवायरमेंट्स देखा करेंगे कि भाई ये प्रोटॉन जो है इसका इस तरह का एनवायरमेंट है, इसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज इतनी होनी चाहिए, पीक उधर नजर आ रही है अगर इस रेंज में, तो इसका मतलब है वाइल्ड हाइट के। ठीक है ना, अगर आपको 3.3 टू 4.3 के दरमियान नजर आ रही है पीक, इसका मतलब ये CH3 है जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ था, ये वो तीन हाइड्रोजन है जिन्होंने पीक क्रिएट की। जी, इतनी बात क्लियर है?
एक एग्जाम्पल है क्यों दे रहा हूँ, आपने ट्राई करना है सिर्फ इसको, और ज़्यादा आपने दिमाग नहीं लगाना इस पे, इसको ट्राई कर लें सिर्फ, फिर मैं कल इसको आपको ज़रा डिस्कस करूँगा, ये नोट्स का पार्ट ही है, अगली एग्जाम्पल है। तो आप लिखो जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये फॉर प्रैक्टिस है, एक बार ज़रा ट्राई करें ताकि कल मैं जब कराऊँ तो आपको आसान लगे। वॉज नोन टू बी वन ऑफ द फॉलोइंग, was known to be one of the following: use its low resolution proton NMR to decide which it is. कंपाउंड ए जो आपके पास है दैट इज प्रोपेनोइक एसिड, प्रोटॉन एनएमआर है, प्रोटॉन्स के एनवायरमेंट देखना, बी इज मिथाइल इथानोएट और सी इज इथाइल मिथानोएट। स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, प्रोटॉन्स के एनवायरमेंट्स देखेंगे, फिर कंपेयर करेंगे जब इस एनएमआर स्पेक्ट्रम के साथ, तब आपको समझ आएगी कि कौन सा वाला होना चाहिए, कौन सा वाला नहीं होना चाहिए। जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो मैं इधर छोटा सा बना देता हूँ आपको। स्पेक्ट्रम में एक तो आपको 0 ppm पे टीएमएस की वैल्यू, टीएमएस की दी गई है, ठीक है। फिर आपके पास जो है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज हैं, और जो दो पीक्स इसमें आपके पास हैं, तो वो आपके पास एक पीक है जी इधर, एक पीक हमें इधर नजर आ रही है, एक मैंने बनानी है इस जगह पे, और एक पीक है जी मेरी इस जगह। अब पीक हाइट को ना इधर कंसिडर करना, सिर्फ आपके लिए सबसे आसान काम या क्राइटेरिया होगा कि आप पहले सारों को बना के उसमें नंबर ऑफ पीक्स चेक करें, हर कंपाउंड कितनी नंबर ऑफ पीक्स देता है और आपके स्पेक्ट्रम में कितनी नंबर ऑफ पीक्स आ रही है, ठीक है। इससे एक दो एलिमिनेट हो जाएंगे बीच में से, और फिर उसके बाद आप देखें कि यार इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज किधर किधर होनी चाहिए थी, क्या उसके साथ मैच करें या नहीं करें, ठीक है। तो पहले पहला आपने क्या अपने पास अप्रोच रखनी है, सबकी पीक्स निकालो कितनी आनी चाहिए प्रोटॉन एनएमआर में, किसी की दो आ गई तो उसका मतलब है वो ये कंपाउंड हो नहीं सकता, इसमें तीन पीक्स हैं टोटल, ठीक है, तीन एनवायरमेंट्स होने चाहिए। फिर जब आपके पास दो ऐसे आ जाए जिनमें तीनों तीनों आपके पास एनवायरमेंट्स आ रहे हैं, तो फिर आप जाके क्या करें, फिर आप जरा एक बार अपना डाटा बुकलेट खोल के पे ये टॉपिक नंबर 6 प्रोटॉन एनएमआर की केमिकल शिफ्ट वैल्यूज रिलेटिव टू टीएमएस, इधर जाके चेक करें कि अच्छा हुआ जो मेरे पास जो पीक्स आ रही हैं, किस तरह की पीक्स है, मेरे प्रोटॉन्स कौन से हैं और उनको किस रेंज में आना चाहिए, ठीक है ना। मेरे प्रोटॉन कैसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो एथेनोइक एसिड था उसमें ये प्रोटॉन कौन से वाले हैं, जो कार्बन साथ अटैच्ड है, जो आगे कार्बोनाइल साथ अटैच्ड है, या चलो इस प्रोटॉन को सबसे आसान आइडेंटिफाई करना, ये कौन सा प्रोटॉन है जो कार्बोक्सिलिक वाला प्रोटॉन है। तो मैं जाऊंगा एनएमआर के उस पेज पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी अगर आपके पास ऐसा प्रोटॉन हो जो कार्बोक्सिलिक एसिड में लगाओ तो उसकी वैल्यू 9 से 13 में नजर आती है, ठीक है। तो मैं अपने एनएमआर स्पेक्ट्रम में जाके देखता हूँ कि 9 से 13 में नजर आ रही है मुझे, बिल्कुल नजर आ रही है एक हाइड्रोजन की पीक, तो इसका मतलब ये वही वाला प्रोटॉन है, ठीक है। इस तरह करके आपने फिर इसको जरा एक बार अटेम्प्ट करना है, जो सवाल मैंने आपको दिया भी, इसको कोशिश करनी है सॉल्व करने की, नहीं होता तो कोई मसला नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो आपको शुरू में तंग करेगा, इस पर हाथ बिठाना पड़ता है एक बार, ठीक है। इसका सवाल भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, एक बार हाथ बिठाना पड़ेगा आपको इसमें, क्लियर है। तो आपने एक बार जरा इसको, हाँ अच्छा कल मैंने आपको ये सवाल दिया था कि इसको आपने जरा अटेम्प्ट करना है और देखना है कि ये जो आपके पास एनएमआर का स्पेक्ट्रम आ रहा है ये किस कंपाउंड के लिए इन तीनों में से, ठीक है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है कि आपको तीनों कंपाउंड्स बनाने पड़ेंगे, एक हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड है, एक मिथाइल इथानोएट एंड इथाइल मिथानोएट। प्रोपेनोइक एसिड इज 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जरा खोल के बनाएंगे ताकि एनवायरमेंट्स जो प्रोटॉन्स के हैं वो हम देख सकें। इसके साथ जो हमारे पास दूसरा कंपाउंड है वो है मिथाइल इथानोएट, तो हमारे पास मिथाइल चेन है और साथ 2 कार्बन वाला एल्कानोएट पार्ट लगा हुआ, तो एक एस्टर है जिसमें मिथाइल चेन है और मिथानोएट वाला पार्ट है। तो जो हाइड्रोजन आपको इसमें नजर आ रहे हैं उनको जरा खोल के लिख लें, क्योंकि हमने हाइड्रोजन के प्रोटॉन एनवायरमेंट देखने हैं, इस वजह से हमें हाइड्रोजन की जरूरत है कि उनका एनवायरमेंट कैसा है। और फिर लास्ट हमारे पास है इथाइल मिथानोएट, मिथानोएट वाला पार्ट है, एक कार्बन वाला एल्कानोएट है, उसके आगे इथाइल चेन लगी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 कंपाउंड्स हैं, एक हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड है, एक मिथाइल इथानोएट है, एक हमारे पास जो कंपाउंड है उसको हम कहते हैं मिथाइल इथानोएट है, दूसरा जो हमारे पास है वो है इथाइल मिथानोएट। अभी तीनों कंपाउंड्स आपने अपने पास बनाने के बाद अब देखना है कि किसमें कितने प्रोटॉन के एनवायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर फर्स्ट वाला आप कंपाउंड देखें ना, तो उसमें आपको टोटल प्रोटॉन के एनवायरमेंट्स कितने नजर आ रहे हैं। एक आपको पता है ये तीनों प्रोटॉन्स का सेम एनवायरमेंट है, ठीक है, एक पीक इन्होंने क्रिएट करनी है। अभी मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैंने अप फील्ड जाना है डाउन फील्ड जाना है, किधर पीक नजर आएगी वो भूल जाओ थोड़ी देर, सर ये देखो पीक्स टोटल आती कितनी है, ठीक है ना। तो एक मेरे पास ये प्रोटॉन्स हैं जिनका एक एनवायरमेंट है, इन्होंने एक पीक क्रिएट करनी है। इसके अलावा मेरे पास ये 2 प्रोटॉन्स हैं जो एक सिंगल एनवायरमेंट है इनका, तो एक पीक इन्होंने क्रिएट करनी है, तो एक पीक इसकी आ जाएगी, 2 पीक्स होगी। और इसके अलावा आपको नजर आ रहा है कार्बोक्सिलिक पे भी एक प्रोटॉन लगा हुआ है, तो एक पीक उसने क्रिएट करके देनी है इस वाले प्रोटॉन ने, ठीक है। तो इसमें टोटल 3 एनवायरमेंट्स हैं, ये 3 पीक्स क्रिएट करके देगा। तो क्या ये इसका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें भी आपके पास 1 2 एंड 3 पीक्स नजर आ रही है, तो ये कंपाउंड बिल्कुल हो सकता है प्रोपेनोइक एसिड,
ठीक है। इसी तरह जो नेक्स्ट वाला कंपाउंड है जो कि हमारा मीथाइल इथानोएट है, इसमें अगर देखें ना तो आपके पास हाइड्रोजन के सिर्फ दो एनवायरमेंट है। एक ये तीन हाइड्रोजन हैं जो ऐसे कार्बन से अटैच है, जो आगे कार्बोनाइल से लगा हुआ है, ठीक है, एक इनका एनवायरमेंट है। और आपके पास ये वाले प्रोटॉन्स हैं जिनका एक अपना एनवायरमेंट है, ठीक है। ये तीन प्रोटॉन सेम एनवायरमेंट में है, लेकिन दूसरे वाले प्रोटॉन से डिफरेंट एनवायरमेंट है, क्योंकि ये ऐसे कार्बन से अटैच है जो आगे ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच हुआ है, ठीक है। तो इनमें फर्क है, ठीक है ना। इसमें तो सिर्फ दो आपके पास पीक्स नजर आएंगी, फिर टू पीक्स, क्योंकि दो एनवायरमेंट से सिर्फ, ठीक है। तो हमारा जो एनएमआर स्पेक्ट्रम है उसमें तो टोटल थ्री पीक्स आनी चाहिए। कंपाउंड कितनी दे रहा है, दो पीक्स दे रहा है। तो इस वाले कंपाउंड को हम इनिशियली बाहर निकाल सकते हैं, ये बाहर है, इसका ये स्पेक्ट्रम है ही नहीं, इसके स्पेक्ट्रम में सिर्फ दो पीक्स होनी चाहिए थी टीएमएस के अलावा, ठीक है ना। तो मिथाइल इथानोएट बाहर हो गया। अब कंपटीशन होगा प्रोपेनोइक एसिड और दूसरा इथाइल मिथानोएट को चेक करते हैं। इथाइल मिथानोएट में आपको नजर आ रहा है एक तो इस हाइड्रोजन का एनवायरमेंट है, ये सब हाइड्रोजन से डिफरेंट एनवायरमेंट में, ये कार्बोनाइल के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। फिर आपके पास ये वाले प्रोटॉन्स हैं, इनका एक अपना एनवायरमेंट है, ठीक है। ये दोनों प्रोटॉन्स एक एनवायरमेंट में पड़े हुए हैं, इनकी एक अपनी पीक होगी। और इसके अलावा जो आपके पास बाकी तीन प्रोटॉन्स रह गए, ये जो थ्री प्रोटॉन्स हैं ये एक अपने एनवायरमेंट है, इन तीन प्रोटॉन्स का अपना एनवायरमेंट है। तो ये भी आपको थ्री पीक से दे रहा है, एक पीक ये देगा, एक पीक ये वाले प्रोटॉन्स देंगे, और एक पीक ये वाला प्रोटॉन आपको यहाँ से बना के देगा, ठीक है। तो ये भी थ्री पीक्स दे रहे हैं, ये वाला हमें टू पीक्स दे रहा था क्योंकि दो एनवायरमेंट थे, ये हमें थ्री पीक्स दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप दोनों को देखें तो ये तीन पीक दे सकता है और ये तीन पीक दे सकता है, और हमारे एनएमआर स्पेक्ट्रम में तीन पीक्स आनी चाहिए, ठीक है। जबकि मिथाइल इथानोएट सिर्फ दो पीक्स दे रहा था, जिसका मतलब है उसके स्पेक्ट्रम में सिर्फ दो पीक्स होनी चाहिए थी, तीन नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए उसको मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। इतनी बात क्लियर है। एक बंदा किस तरह हमने एक ऑप्शन किस तरह एलिमिनेट किया इसमें से। यस सर। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन से वाले कंपाउंड की आपके पास एनएमआर स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो अब आपने जाके देखना है कि यार ये जो आपके पास पीक्स आ रही हैं इनकी क्या क्या रेंजेस होनी चाहिए, और ये कौन कौन सी आपके पास पीक्स हैं, ठीक है। जो फर्स्ट वाली पीक है ना आपके पास, ये तीन प्रोटॉन्स, ये तीन प्रोटॉन्स कैसे हैं आपको मैं ऊपर जाके थोड़ा कंपेयर भी कर देता हूं। ये तीन प्रोटॉन इस तरह के हैं जो आपके पास कार्बन चेन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। ये ऐसे तीन प्रोटॉन्स हैं जो आगे कार्बन के साथ, जो फर्दर कार्बन के साथ कनेक्टेड है। ऐसे ये तीन ऐसे प्रोटॉन्स हैं जो कार्बन और आगे फर्दर कार्बन के साथ कनेक्टेड है। तो इनको हम किस तरह ढूंढते हैं, आप डाटा बुकलेट इस्तेमाल करना सीखना है साथ साथ। कि अगर मैं डाटा बुकलेट पे जाता हूँ तो मैं जाऊंगा जी प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम वाली उस पर, ये प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम का आपके पास केस है, सॉरी ये जो टेबल है आपके पास, तो इसमें आप देखो जरा कि सबसे पहले तो अगर ऐसे हाइड्रोजन हों जो एल्केन में लगे हुए हैं, यानी कार्बन चेन के साथ लगे हुए हैं, ठीक है, ये ऐसे प्रोटॉन्स हैं जो कार्बन चेन के साथ लगा हो, नेक्स्ट टू कार्बोनाइल हो, नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग हो अगर प्रोटॉन, एल्काइल नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, यानी इस तरह की शक्ल हो उसकी, ऑक्सीजन ब्रोमीन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्टली अटैच हो। तो हमारे पास तो किस तरह की अरेंजमेंट है इसमें, हमारे पास ये वाली अरेंजमेंट है CH3 वाली, ये ऐसे प्रोटॉन्स हैं जो CH3 में लगे जो फर्दर आगे कार्बन चेन में लगा हो, ठीक है। तो इसको एल्केन वाले प्रोटॉन्स बोलते हैं, और कोई मैच करता नहीं है इसमें, ठीक है। या फिर आप जाएं वापस और आप जाके देखें, अच्छा पहली पीक जो आ रही है वो किधर आ रही है, तो वो मेरे पास आ रही है जी 1 से लेके तकरीबन 1.3 तक आ रही है, 1.0 से 1.3 तक। मैं जाऊंगा डाटा बुकलेट पे और मैं जाके देखूंगा यार ये रेंज किस में लाई करती है, इधर आती है वो रेंज नहीं आती, अच्छा इसमें आती है वो रेंज, बिल्कुल आती है, लेकिन वो NH यानी अल्काइल वाला हाइड्रोजन तो नहीं है, ठीक है ना। तो आपने रेंज जाके मैच करनी है कि किसके साथ मैच हो रही है। इसी तरह अल्कोहल वाला भी नहीं है, तो ये वाली रेंज भी चलो उसमें लाई करता है, लेकिन वाइड रेंज है। क्लियरली यहाँ से नजर आ रहा है हमारे पास कि किस रेंज में हमारी वैल्यू लाई करती है, 0.9 से 1.7 के बीच में आता है, 1.1 1.0 टू 1.3 इसी रेंज के बीच में आता है। प्लस हमारे पास प्रोटॉन्स कैसे हैं जो कार्बन से कनेक्टेड है, जो आगे आपके पास कार्बन चेन में कनेक्टेड है, एल्केन का मतलब होता है कार्बन चेन में कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमारे पास 0.9 टू 1.7 में जो आपके पास रेंज है वो किस वाले प्रोटॉन्स की है, उसको जाके साथ बना देता हूँ। इसकी जो आपको पीक नजर आनी चाहिए दैट शुड बी 0.9 टू 1.7 केमिकल शिफ्ट में, ठीक है। और ये कौन से प्रोटॉन्स होंगे, ये ऐसे प्रोटॉन्स हैं जो आगे कार्बन चेन में लगे हैं, ये वाले प्रोटॉन्स, इस प्रोटॉन की एनवायरमेंट की पीक है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि अब जो दूसरे ये वाले प्रोटॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या आसान आइडेंटिफिकेशन है कि ये ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है जो राइट साइड पे किसके साथ कनेक्टेड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, ठीक है। या फिर वो कार्बोनाइल के साथ कनेक्टेड है, ये देखते हैं किस एनवायरमेंट में फिलाई करना चाहिए। लेफ्ट साइड पे CH3 यानी कार्बन चेन है, राइट साइड पे उसके कार्बोनाइल है, तो ज्यादा बेटर आइडेंटिफिकेशन क्या है कि कार्बोनाइल के रेफरेंस से इसको हम आइडेंटिफाई करें। तो हमारे पास जो डाटा बुकलेट पे जब जाएंगे तो कहते हैं जी अल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल, अल्काइलो नेक्स्ट टू कार्बोनाइल, ये भी ढूंढ लेते हैं कि क्या हमारे पास अल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोक्सिलिक वाली कोई पीक होती है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसी नहीं है जो कार्बोक्सिलिक के साथ वाली पीक हो, तो इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक का कार्बोनाइल आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे कि ये वो वाला CH2 है जो किसके साथ कनेक्टेड है, इस कार्बोनाइल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट टू कार्बोनाइल वाली पीक है, तो हमारे पास ऐसे प्रोटॉन्स जो नेक्स्ट टू कार्बोनाइल हो उसकी पीक कहाँ आनी चाहिए, तो अल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल, ठीक है। और अल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल में हमारे पास हमारा जो है वो है जी CH2 C डबल बॉन्ड, वो इसकी पीक नजर आनी चाहिए 2.2 टू 3.0, हमारे स्पेक्ट्रम में ये हमें मिलना चाहिए 2.2 टू 3.0, ये इसी रेंज में आ रही है 2 से 3 के दरमियान, ठीक है। तो एक पीक ये वाली भी होगी, ये कौन सी वाली पीक है, दिस इज अल्काइल नेक्स्ट टू कार्बोनाइल, 2.2 टू 3.0 की रेंज में इसको होना चाहिए। दिस इज अल्काइल वाली प्रोटॉन जो कि नेक्स्ट टू कार्बोनाइल, मैं जरा प्रोटॉन को साथ साथ हाईलाइट भी करता रहता हूँ, ठीक है। ये वो प्रोटॉन है जो नेक्स्ट टू कार्बोनाइल अटैच हुआ, तो हमने इनका भी एनवायरमेंट इसके हिसाब से डिसाइड कर लिया, ठीक है। और फिर लास्ट जो एक पीक आपको नजर आनी चाहिए वो इस प्रोटॉन की है जो कि किसका प्रोटॉन है, दिस प्रोटॉन इज ऑफ कार्बोक्सिलिक,
तो अब आपने जाके देखना है कि यार यहाँ पे कार्बोक्सिलिक वाले प्रोटॉन जो है वो कहाँ पे, तो ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला प्रोटॉन जो है उसकी पीक 9 से 13 के दरमियान आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा कंपाउंड है उसमें इसकी पीक मुझे 9.0 से 13.0 केमिकल शिफ्ट के दरमियान नजर आनी चाहिए, और ये पीक होगी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड वाले हाइड्रोजन की। ठीक है, तो ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले हाइड्रोजन की पीक है। क्लियर है? थी बात? तुम्हें जाके ढूंढा, मैंने देखा यार मेरे पास प्रोटॉन्स किस तरह के हैं, पहले 3 प्रोटॉन्स और सिंपली अल्केन वाले प्रोटॉन्स। ठीक है, उनका एनवायरमेंट अल्केन वाला था, उसकी केमिकल शिफ्ट की रेंज क्या होनी चाहिए और दूसरे की क्या होनी चाहिए। अब इसको एनएमआर से कंपेयर करते हैं बाद में, पहले जरा हम सिर्फ पीक्स निकाल लेते हैं। इसी तरह ये जो आपके पास नेक्स्ट वाला है इसको जरा देखते हैं। तो मुझे बताओ कि ये जो CH3 है इसकी पीक कितना नजर आनी चाहिए। ये CH3 कनेक्टेड टू कार्बन चेन है, तो ये कौन सा है, ये वही 0.9 टू 1.7 वाली पीक है जो हमने थोड़ी देर पहले बनाई, इस तरह की पीक। ठीक है, एल्केन में ये 3 प्रोटॉन्स लगे हुए थे, उनकी पीक कितना नजर आनी चाहिए। इसी तरह ये जो CH2 है इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या बेहतर है कि ये CH3 से कनेक्टेड है या ये कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ ऑक्सीजन है, ज्यादा बेहतर आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, तो वो ऑक्सीजन के रेफरेंस से ज्यादा बेहतर आइडेंटिफिकेशन होगी कि ये CH2 ऐसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड है, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो मैं जाके इसको ढूंढता हूँ, मेरे पास जो डाटा बुकलेट है उसमें नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जाओ और देखो CH2 नेक्स्ट टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसकी रेंज किधर है, 3.2 टू 4.0। तो मैं जाके अपने पास लिख लेता हूँ कि ये वाली जो पीक है मेरे पास इस इन 2 प्रोटॉन्स की, ये 3.3 टू 4.0 के दरमियान में आनी चाहिए केमिकल शिफ्ट में, और ये किसकी पीक होगी, ये ऐसे प्रोटॉन्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगे हुए हैं, ये इन प्रोटॉन्स की पीक है। ठीक है, और फिर लास्ट जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये कौन सा हाइड्रोजन है जी, तो इसको जाके ढूंढते हैं जरा। वैसे तो ये एस्टर ग्रुप के साथ लगा हुआ है, लेकिन अगर लेफ्ट साइड में आप देखो तो ये एल्डिहाइड वाली शक्ल भी बनती है, तो हम जरा जाके ढूंढते हैं कि इसको किधर मिलना चाहिए। अगर एस्टर वाला नहीं हुआ तो फिर एल्डिहाइड के हिसाब से देखेंगे। अच्छा तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है हमारे पास एस्टर वाला ग्रुप, मेरा नहीं ख्याल है, यस एस्टर वाला हमारे पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग वाली नहीं बनती, नेक्स्ट टू एल्काइन नहीं बनती, नेक्स्ट टू एल्कीन नहीं बनती, ये वाली पीक एरोमेटिक रिंग पे भी नहीं लगा हुआ, एल्डिहाइड पे लगा है, अल्कोहल पे नहीं लगा हुआ, फिनॉल पे नहीं लगा हुआ। हाँ तो ठीक है, बस ये फिर हमारे पास कौन सी पीक बनेगी कि ये आपके पास हाइड्रोजन नेक्स्ट टू कार्बोनाइट, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू कार्बोनाइट। ठीक है, इसकी पीक की रेंज 9.3 टू 10.5 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है ना, तो 9.3 टू 10.5 यहाँ से हम देखेंगे कि ये ऐसा प्रोटॉन है जो एल्डिहाइड में लगा हुआ। ठीक है, तो हमारे पास आनी चाहिए 9.3 टू किसमें आनी चाहिए, 10.5, 10.5 के केमिकल शिफ्ट की रेंज में आएगी, और ये पीक कौन सी है, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच टू आपके पास कार्बन है, ये इस पीक को कहेंगे। अब ये सारी पीक्स आइडेंटिफाई करने के बाद अब आपने सिर्फ इसको कंपेयर करना है विद द स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब मेरे स्पेक्ट्रम में एक पीक किधर आनी चाहिए, एक पीक ये वाली आ रही है। ठीक है, एक पीक आ रही है 1.0 टू 1.3, क्या ये दोनों शो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों में ये वाली जो पीक है मैं जरा पर्पल से मार्क करता हूँ। ये जो फर्स्ट पीक है आपके पास 1.0 टू 1.3 मेरे पास आ रही है, किस रेंज में लाई करती है, इस फर्स्ट रेंज में लाई करती है, तो फर्स्ट पीक ये भी ठीक शो कर रहा है, और ये वाला कंपाउंड भी इसी रेंज में ये पीक शो कर रहा है, तो CH3 वाली पीक इसमें भी है। ठीक है, तो ये भी ठीक जा रहा है अभी तक, ये वाला कंपाउंड भी हो सकता है, फर्स्ट पीक के हिसाब से दोनों हो सकते हैं। सेकंड पीक चेक करते हैं, तो सेकंड पीक आपके पास आनी चाहिए फ्रॉम तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग कह लेते हैं जी, 2.1 2.2, तो 2.2 कह लेते हैं, 2.2 से लेके आपके पास तकरीबन 2.5 तक की रेंज में ये वाली जो सेकंड पीक है हमारी, ये वाली। ठीक है, तो ये जो सेकंड पीक है ये 2.2 टू 2.5 की रेंज में होनी चाहिए। फर्स्ट कंपाउंड देखते हैं, तो आपके पास ये जो CH2 वाली पीक है ये देखो उस रेंज के अंदर आ रही है। ठीक है, CH2 कनेक्टेड टू कार्बोनाइल, ये जो प्रोटॉन्स हैं जो कार्बोनाइल के साथ आगे कनेक्ट हुए हैं, तो ये आपके पास बिल्कुल सेकंड पीक ये भी ठीक दे रहे हैं। ठीक है, ये इस रेंज में लाई करती है वैल्यू। इसी तरह सेकंड वाले को देखते हैं, तो इसमें आपके पास जो ये CH2 वाली पीक है इसको 3.3 टू 4.2 में 4.0 में नजर आना चाहिए। तो हम जाके अपने स्पेक्ट्रम में देखते हैं 3.3 टू 4.0 वाली रेंज क्या बनती है। ये देखो 3.3 इधर तक शुरू होगा और 4.0 इधर तक आएगा, तो यहाँ पे एक पीक होनी चाहिए थी जो कि यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है ना, इसका मतलब है ये वाला कंपाउंड फिर नहीं हो सकता, बाकी आगे भी कंफर्म कर लेते हैं। तो इसमें जो आपके पास सेकंड पीक नजर आ रही है ये मैच नहीं कर रही, तो एक बार हो गया, इधर से कंफर्म हो जाता है कि इट इज प्रोपेनोइक एसिड, लेकिन फिर भी हम जरा लास्ट वाली पीक भी उसको कर लेते हैं कंपेयर। आपके पास एक पीक जो आपके लास्ट वाली पीक आ रही है इसकी, इस हाइड्रोजन की, ये 9.0 टू 13.0 में आनी चाहिए, और ये देखो आपके पास 12 पे आ रही है। ठीक है, तो ये जो पीक है ये करेक्ट आ रही है फॉर द फर्स्ट आपके पास जो स्ट्रक्चर है, तीनों ठीक पीक्स आ रही हैं उसकी। लेकिन जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है उसकी पीक आनी चाहिए 9.3 से 10.5, 10.5 पे कोई पीक नजर आई आपको ऊपर, देखो 10.5 का मतलब इधर एक पीक होनी चाहिए एक हाइड्रोजन की, लेकिन यहाँ पे कोई पीक नहीं है, तो इसका मतलब है कि दूसरी भी पीक शो नहीं कर रहा, तो ये वाला कंपाउंड आपके पास नहीं हो सकता, यानी एस्टर नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये वाला भी नहीं है, इसका मतलब है प्रोपेनोइक एसिड था हमारा। ठीक है, तो प्रोपेनोइक एसिड का ये NMR स्पेक्ट्रम है। अब जरा मैं इधर पीक्स को लेबल करता हूँ, ये जो फर्स्ट पीक है हमारी जी, फर्स्ट पीक जो है ये किन प्रोटॉन्स की वजह से है, ये वो CH3 वाले प्रोटॉन्स है जो आगे कार्बन चेन में लगे हुए हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पीक उसकी है। सेकंड पीक किसकी है, ये हमने चेक किया कि ये ऐसे प्रोटॉन्स हैं जो आगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ नहीं, आगे कार्बोनाइल के साथ अटैच हुए हैं, तो इस तरह का स्ट्रक्चर है आपके जो कंपाउंड है उसके अंदर। और जो लास्ट वाली पीक है ये बेसिकली ये कार्बोक्सिलिक वाले प्रोटॉन की पीक है जो कि इस तरह करके अटैच होगा। ठीक है, तो हमें ये फ्रेगमेंट्स मिल गए कि यार आपके स्ट्रक्चर में किस किस तरीके की शक्ल हो सकती है। ठीक है ना, तो इन सारों को फिर कंबाइन करके आपको स्ट्रक्चर बनाना आएगा, आगे जब जाएंगे तो फिर आप स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे कि जब ये सारे निकाल लेते हैं तो फिर इससे स्ट्रक्चर कैसे डिवाइस करना है। ठीक है,
तो आपके पास उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कर दिया है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि यार अच्छा एक CH3 होना चाहिए बीच में, एक CH2 होना चाहिए और फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास किस तरह हम उसको अरेंज करें? तो कार्बोक्सिलिक एसिड है 3 कार्बन वाले, तो प्रोपेनोइक एसिड ही होना चाहिए। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस, या ये डाटा जो आपने इधर इस्तेमाल किए, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो हमारे पास हमने फिर अपने पास जो सेकंड, ये जो एक और आ रहा था जिसके लिए 3 पीक्स ही थी, लेकिन इसकी 3 पीक्स डिफरेंट पोजीशन पे होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो प्रोटॉन्स है उसका एनवायरमेंट डिफरेंट है फ्रॉम प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है ना, तो आपने एक रूट याद रखना है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ एनवायरमेंट्स को चेक करेंगे। पहले ये चेक कर लिया करो, जैसे नंबर ऑफ पीक्स कंपेयर कर लिया करें, कौन सा कंपाउंड कितना दे रहा है। नंबर ऑफ पीक्स करने के बाद आपने क्या करना है, पीक्स को आइडेंटिफाई करना है। पीक्स की केमिकल शिफ्ट एंड शेप कैसी होगी या स्ट्रक्चर कैसी होगी, उनको आइडेंटिफाई करो, फिर कंपेयर करो, कंपेयर विद स्पेक्ट्रम। ठीक है, अगर उन रेंजेस में आ रही है तो इसका मतलब है ठीक, पीक्स नहीं आ रही तो इसका मतलब है फिर वो वाला कंपाउंड का स्पेक्ट्रम नहीं है। क्लियर है दी बात? अब जरा थोड़ी फुल प्रैक्टिस, हम जरा एनवायरमेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, तो इसको जरा आप अपने पास साथ साथ प्रैक्टिस करें मेरे। तो कहते हैं जी आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द डिफरेंट एनवायरमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट जो मैं आपको कंपाउंड दे रहा हूं दैट इज फॉर एग्जांपल प्रोपेनॉल। साथ साथ जरा नंबर टाइप भी करते जाना, मैं काउंटर चेक भी करता रहूंगा। प्रोपेनॉन में प्रोटॉन, आपने प्रोटॉन एनएमआर देखना है तो प्रोटॉन के एनवायरमेंट्स, कितने प्रोटॉन के एनवायरमेंट्स हैं प्रोपेनॉन में, जल्दी जवाब देना है, देखते ही नजर आ जाता है कितने हैं। हाँ जी, बाकी भी जरा यार। यस, एक एनवायरमेंट है, क्योंकि ये जो 3 प्रोटॉन्स हैं और ये जो 3 प्रोटॉन्स हैं, इन दोनों का एनवायरमेंट कैसा है, सेम। ये ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है जो आगे किसके साथ कनेक्टेड है, ये आगे कार्बोनाइल से कनेक्टेड है, तो ये 1 प्रोटॉन 1 पीक आएगी इसकी, एक एनवायरमेंट। सेकंड एक कंपाउंड आपको देने लगा हूं दैट इज प्रोपानल, CH3 CH2 C डबल O सिंगल बॉन्ड H। इसमें कितने एनवायरमेंट्स नजर आ रहे हैं? 3 नजर आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो आपके पास एक ये एनवायरमेंट है इन 3 प्रोटॉन्स का, ये वो एल्केन वाला एनवायरमेंट। एक ये एनवायरमेंट है, ये ऐसा प्रोटॉन है जो आगे कार्बोनाइल से कनेक्टेड है। फिर आपके पास एक ये वाला एनवायरमेंट भी नजर आ रहा होगा जो एल्डिहाइड वाला हाइड्रोजन है। तो इसमें कितनी पीक्स आनी चाहिए? 3 पीक्स, क्योंकि 3 आपके पास क्या है, एनवायरमेंट्स हैं इसमें। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा मुश्किल वाला देता हूँ। आपके पास एक कंपाउंड है जी, इसमें बताइए कितने एनवायरमेंट्स हैं? गुड, बेहतरीन है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने एनवायरमेंट है, एक एनवायरमेंट है, क्योंकि ये जो 3 प्रोटॉन्स हैं, ये जो 3 प्रोटॉन्स हैं, ये जो 3 प्रोटॉन्स हैं और ये जो 3 प्रोटॉन्स हैं, सबका एनवायरमेंट सेम है। फिर वही बात करते हो सिंगलेट। आपको पता है सिंगलेट किसको कहते हैं? सिंगलेट इसमें आता ही नहीं है, जो हम अभी प्रोटॉन एनएमआर कर रहे हैं इसमें सिंगलेट का कोई लेना देना है ही नहीं। हाई रेजोल्यूशन प्रोटॉन एनएमआर में जब जाएंगे वहां पे सिंगलेट डुप्लेट ट्रिपलेट पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ पीक पूछे मैंने आपसे, तो इसमें आपके पास सिर्फ कितनी पीक्स आएंगी? 1 पीक आएगी। ठीक है, इसी तरह एक और कंपाउंड दे रहा हूँ, इसी का मिलता जुलता कंपाउंड है, CH3 CH3 CH2 C, कर लेते हैं जी आगे, इसको डबल OH लगा लेता हूँ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा लेते हैं। इसमें कितने आपको एनवायरमेंट्स नजर आ रहे हैं? अच्छा जी, 3 नजर आ रहे हैं। ठीक है, 3 एनवायरमेंट्स, बिल्कुल इसमें 3 एनवायरमेंट्स। एक तो ये जो आपके पास 9 के 9 प्रोटॉन्स है, 9 प्रोटॉन्स, इनका एनवायरमेंट सेम है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास ये 2 प्रोटॉन्स है, इनका डिफरेंट एनवायरमेंट है, और ये जो आखिर में प्रोटॉन लगा हुआ है वो कार्बोक्सिलिक वाला प्रोटॉन है, उसका एक डिफरेंट एनवायरमेंट है। तो इसकी कितनी पीक्स नजर आएंगी? इसकी हमें 3 पीक्स नजर आएंगी। ठीक है, तो बस ये अगर ये काम होना शुरू हो गया ना, इसके बाद सिर्फ आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये पीक कहाँ से है, किस रेंज में लाई करी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी एक और कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। इसमें कितने हैं आपके पास एनवायरमेंट्स? जी बिल्कुल, 2 एनवायरमेंट्स हैं इसमें। कैसे हैं 2 एनवायरमेंट्स के? एक तो ये जो CH3 और ये जो CH3, इनका एनवायरमेंट एक्जैक्टली सेम है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास ये वाले जो CH2 है और ये वाले जो CH2 है, ये दो जो 4 प्रोटॉन, इनका एनवायरमेंट सेम है, और वो जो बाहर वाले 6 प्रोटॉन है उनका एनवायरमेंट सेम है। ठीक है ना, तो हमारे पास इसमें टोटल कितनी पीक्स आनी चाहिए? इसमें 2 पीक्स आनी चाहिए इसके स्पेक्ट्रम में, प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम में 2 पीक्स आनी चाहिए। अच्छा, फिर इसके बाद हम जरा करते हैं, एक और स्ट्रक्चर देता हूँ आपको, इसी का आइसोटोप देता हूँ। सॉरी आइसोटोप नहीं, वो क्या कहते हैं, आइसोमर देता हूँ। अब बताना है आपने, अब कितने पीक्स नजर आने चाहिए? सबर 2 मिनट, या इसका आइसो वो नहीं है, आइसोमर नहीं। अब बताओ जी, इसमें कितने पीक्स नजर आने चाहिए? यस, 3। अच्छा, 3 आने चाहिए, 2 आने चाहिए। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि कितने एनवायरमेंट्स हैं। एक तो आपको ये तसल्ली है कि ये एक सिंगल एनवायरमेंट है, इस जैसा प्रोटॉन का एनवायरमेंट कहीं नहीं है, क्योंकि ये ऐसे प्रोटॉन है जो ऐसे कार्बन से कनेक्टेड जाके नेक्स्ट टू कार्बन आई कह लेते हैं, ये वो प्रोटॉन जो नेक्स्ट टू कार्बन आई है। ऐसे एक पीक तो इसकी होनी चाहिए, फिर एक पीक इसकी भी होनी चाहिए। कलर चेंज कर दो सोच, एक पीक इसकी भी होनी चाहिए। ये ऐसे प्रोटॉन है जो अगेन नेक्स्ट टू कार्बन आई है एक साइड में। ठीक है, इनका डिफरेंट एनवायरमेंट है।
और फिर आप ये वाले प्रोटॉन्स देखें, अगर ये बीच वाले, इनका एक डिफरेंट एनवायरमेंट है, और ये जो लास्ट वाले लगे हुए हैं इनका एक डिफरेंट एनवायरमेंट। चार टोटल एनवायरमेंट्स हैं इसमें, तो तीन नहीं है ये। ठीक है ना। आपके पास जो लेफ्ट साइड वाला है ना, वो आपके पास CH3 कनेक्टेड टू कार्बोनाइल है, जबकि जो राइट साइड वाला है वो एक साइड पे कार्बोनाइल, एक साइड पे कार्बन चेन। देखो ना, लेफ्ट राइट दोनों डिफरेंट है तो एनवायरमेंट डिफरेंट होगा। उससे अगला ब्राउन वाला CH2 जो है, उसमें जो प्रोटॉन है वो एक साइड पे CH2, एक साइड पे CH3, डिफरेंट एनवायरमेंट। इसी तरह जो लास्ट वाला CH3 है वो सिर्फ एक साइड पे CH2 कार्बन चेन में लगा हुआ है। तो इसमें टोटल चार एनवायरमेंट्स हैं, 4 पीक्स। कभी भी इस तरह CH2 को इकट्ठे ट्रीट नहीं करना, हमेशा CH2 अगर चेन में लगे तो हर एक CH2 का अपना एनवायरमेंट है। ठीक है ना, क्योंकि उसके राइट साइड पे अलग अटैचमेंट होगी, लेफ्ट साइड पे अलग अटैचमेंट होगी। देखो ना, ये ऐसा CH2 है, इसको जरा कंबाइन करके लिखते हैं। ये CH2 ऐसा है जिसकी लेफ्ट साइड में COCH3 लगा हुआ है, और राइट साइड पे C2H5 लगा हुआ है। एक एनवायरमेंट ये है इस वाले का। इस वाले को देखो, तो इसके ये CH2 ऐसा है जिस साइड पे CH3 लगा हुआ है, और एक साइड पे उसके क्या लगा हुआ है, CH2 COCH3। तो डिफरेंट शक्ल है ना दोनों साइडों में। तो सिंपली आपने इस तरह चेक करना है कि लेफ्ट राइट आइडेंटिकल है या लेफ्ट राइट डिफरेंट है, तो उसकी वजह से हमें फिर पता लग जाएगा कि पीक्स कितनी आनी चाहिए। इसमें टोटल चार एनवायरमेंट से चार पीक्स दिए गए। जी क्लियर है, जो कह रहे थे तीन है। हाँ जी, ये तीन वाले जरा जवाब दें। चलो एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको करो जरा। आपके पास एक कंपाउंड है जी, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड CH3। इसको करो जरा, कितने एनवायरमेंट्स होने चाहिए? दो। अच्छा जी, तीन, चार, चार भी आ गए। अच्छा, अब इधर देखो जरा, इसमें टोटल है जी तीन एनवायरमेंट्स। तीन होने चाहिए कैसे? ये देखो, ये जो प्रोटॉन है और ये जो प्रोटॉन है, इनका एनवायरमेंट सेम है। ये CH से कनेक्टेड है। ठीक है। फिर आपके पास, आपको नजर आ रहा होगा, ये जो आपके पास कार्बोनाइल के साथ CH3 जैसा एनवायरमेंट पूरे कंपाउंड में और किसी का नहीं है। ठीक है। और फिर आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि ये जो प्रोटॉन है ना, बीच में पड़ा हुआ, जिसको आपने इग्नोर कर दिए, ये भी एक प्रोटॉन है जिसकी तरह का एनवायरमेंट किसी का भी नहीं है। ये दो CH3 एक कार्बोनाइल से कनेक्टेड है। ठीक है। तो इसका हमारे पास एक डिफरेंट एनवायरमेंट है। टोटल तीन पीक्स होनी चाहिए इसकी। चार तो आती नहीं है, चार तो हमारे पास बन ही नहीं सकती हम। ठीक है, तो तीन हमारे पास इसकी पीक्स आनी चाहिए। अच्छा, फिर हमारे पास है जी CH2 ClNCl। इसमें कितने एनवायरमेंट्स हैं? यस, एक एनवायरमेंट है। ये जो CH2 है इसका आइडेंटिकल एनवायरमेंट है फ्रॉम द अदर CH2, तो ये कितनी पीक्स देगा? सिर्फ एक पीक बना के देगा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर अगर मैं आपसे कहता हूँ जी, अगर इस तरह कंपाउंड होता, CH2 एक साइड पे Cl होता और एक साइड पे Br होता, फिर अब कितने एनवायरमेंट्स होते हैं इसमें? यस, अब दो हैं। ये CH2 का एनवायरमेंट डिफरेंट है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ क्लोरीन से लगा हुआ है, जबकि दूसरा CH2 जो है उसमें जो प्रोटॉन्स हैं वो नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ ब्रोमीन है। तो इन दोनों का क्या हो गया, हमारे पास एनवायरमेंट डिफरेंट, दो पीक्स आएंगे। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें जी एस्टर, एस्टर की एक एग्जांपल करते हैं। आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OCH3 है। जी, इसमें कितने एनवायरमेंट्स होंगे आपके पास? यस, दो एनवायरमेंट्स हैं। एक ये CH3 वाली एनवायरमेंट जो नेक्स्ट टू कार्बोनाइल है, और एक ये दूसरा CH3 जो है जो नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ ऑक्सीजन है, इसकी एनवायरमेंट है। तो इसमें कितनी पीक्स आएंगी? दो पीक्स आएंगी। ठीक है। आइडेंटिफाई कैसे करूंगी? ये वो वाले हैं जो नेक्स्ट टू ऑक्सीजन है, ये वो वाले जो नेक्स्ट टू कार्बोनाइल है। तो जब मेरे कंपाउंड में ये दो चीजें आ रही है तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि एस्टर ग्रुप होगा। ठीक है, तो दो पीक्स हैं। अच्छा, फिर इसी तरह बेंजीन रिंग की बात करें अगर, तो बेंजीन रिंग की कितनी पीक्स आनी चाहिए? पहले तो देखो ना, प्रोटॉन किधर किधर होता है, C6H5H6 होता है। हर कार्बन पे एक एक प्रोटॉन है। जी, तो बेंजीन रिंग में सिर्फ एक पीक आएगी क्योंकि इन सारे प्रोटॉन्स की एनवायरमेंट कैसी है? सेम एनवायरमेंट है। और आपको जरा डाटा बुकलेट्स में दिखाते हैं, देखो अटैच टू एरोमेटिक रिंग को देखो जरा। ये वो हाइड्रोजन है जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच है। इन सारों की क्या आती है? एक ही पीक आएगी, और किस वैल्यू पे आएगी? 6.0 to 9.0। ठीक है ना, इन सब की एक पीक आती है। अच्छा, एक लास्ट एग्जांपल करते हैं, थोड़ा गंदा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको करते हैं। आपके पास जी स्ट्रक्चर में लास्ट एक स्ट्रक्चर देखते हैं। आपके पास है फॉर एग्जांपल CH3 सॉरी, C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड COH। इसके अलावा हमारे पास है CH3, फिर हमारे पास है CCN, इसके बाद हमारे पास है Cl, फिर हमारे पास है C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें टोटल एनवायरमेंट्स कितने हैं? एक तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। यार स्क्रीन के पास लिया है। चार, तीन, दो बेस्ट आंसर्स हैं बेसिकली सबके। देखते हैं इसमें कितने एनवायरमेंट्स होंगे आपके पास। 2 मिनट देना, मैं जरा स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ। जी, स्क्रीन नजर आ रही है? तो कोई कह रहा है चार है, कोई कह जी रहा है तीन है, तो जरा देखते हैं। एक तो ये एनवायरमेंट है इसका, नेक्स्ट टू कार्बोनाइल। एक आपको ये नजर आ रहा है OH वाला हाइड्रोजन।
एक इसका एनवायरमेंट है, एक इसका एनवायरमेंट है। इसी तरह ये CH3 जैसा एनवायरमेंट पूरे कंपाउंड में दोबारा नहीं नजर आएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा ये भी एक एनवायरमेंट है जो कि डिफरेंट है। अब ये कैसे डिफरेंट है कि ये आगे कार्बोनाइल से लगा, आप देखो ना इसके साथ ये मैच करेंगे, दोनों CH3 जैसे हैं जो कार्बोनाइल से लगे। आप एक स्टेप फर्दर चले जाओ, ठीक है, ये आगे COH CH3 से लगा, वो आगे किसके साथ लगा, CCl CN के साथ, तो डिफरेंट एनवायरमेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिफरेंट एनवायरमेंट ही कंसिडर करेंगे। जब आपके पास आ जाओ ना कि दो एक आगे स्टेप मूव किया और तब भी सेम ही रह रहा है एनवायरमेंट, तो फिर उससे भी आगे चले जाएंगे, उधर जाके देखें कि क्या डिफरेंट हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो टोटल इसमें कितने एनवायरमेंट्स है हमारे पास इसमें टोटल 4 एनवायरमेंट्स है। एक तो ये OH वाला प्रोटॉन, एक ये CH3 पहले वाला, यार इसका कलर चेंज करना है, एक ये वाला प्रोटॉन है। फिर इसी तरह ये जो 3 प्रोटॉन इनका डिफरेंट एनवायरमेंट है, और फिर इसी तरह जो आपके पास ये वाले 3 प्रोटॉन है इनका एक डिफरेंट एनवायरमेंट है, ठीक है। और जब फंस जाओ तो आपने यही देखना है कि अच्छा मैं जरा इसको लेफ्ट राइट वाले सारे को कंडेंस करके लिखता हूँ, देखो सेम है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर हमारे पास टोटल इसमें कितने आ रहे हैं, हम 4 पीक्स आने चाहिए। क्लियर है दी बात? एनवायरमेंट्स निकालना क्लियर है? अच्छा, अब जरा आपने आगे लिखना है अपने पास हाई रेजोल्यूशन। असल काम हमारा ये हाई रेजोल्यूशन ऑन प्रोटॉन NMR। हेडिंग लगा लो हाई रेजोल्यूशन प्रोटॉन NMR, और नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन कर लें।